सबक एक, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। मैंने अपने गरीब डैडी को यह नहीं बताया कि मैं अब मुफ्त में काम कर रहा हूँ। उन्हें यह समझ में नहीं आता। मैं उन्हें उसकी वजह ठीक से इसलिए नहीं समझा सकता था क्योंकि मैं खुद भी इसे ठीक से नहीं समझ पाया था। अगले 3 हफ्ते माइक और मैं 3 घंटे तक हर शनिवार को काम करते रहे मुफ्त में। काम बहुत परेशानी वाला नहीं था और वक्त गुजरने के साथ साथ यह ज़्यादा आसान हो जा रहा था। मुझे अफसोस था तो अपने छूटे हुए बेसबॉल गेम्स और कॉमिक्स का। अब मैं उनका मज़ा नहीं ले सकता था। तीसरे हफ्ते दोपहर में अम्मी डैडी आई। हमने उनके ट्रक के पार्किंग में आने की आवाज़ सुनी। वे स्टोर में घुसे और उन्होंने मिसेस मार्टिन को गले लगाकर अभिवादन किया। स्टोर में क्या चल रहा है यह जानने के बाद वे आइसक्रीम फ्रीजर के पास गए। उसमें से 2 आइसक्रीम निकाली, उनका दाम चुकाया और इसके बाद मेरी और माइक की तरफ इशारा करके कहा, चलो घूमने चलते हैं। हम सड़क के पार गए, कुछ कारों को चकमा दिया और एक बड़े घास के मैदान में टहलने लगे जहां कुछ वयस्क संगठन सॉफ्टबॉल खेल रहे थे। दूर ही पिकनिक टेबल पर बैठकर उन्होंने माइक और मुझे आइसक्रीम दी। कैसा चल रहा है? बढ़िया, माइक ने कहा। मैंने सहमति में सिर हिलाया। कुछ और सीखा? अम्मी डैडी ने पूछा। माइक और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा, अपने कंधे उचकाए और अपने सिर को ना में एक साथ हिलाया। जिंदगी के सबसे बड़े जाल से बचना। अच्छा यह होगा कि तुम बचपन से ही यह सोचना शुरू कर दो। तुम अब जिंदगी के सबसे बड़े सबक को देख रहे हो। अगर तुम इस सबक को सीख लेते हो तो तुम बहुत ज़्यादा आज़ादी और सुरक्षा भरी ज़िंदगी का सुख ले सकते हो। अगर तुम यह सबक नहीं सीख पाते हो तो तुम भी मिसेस मार्टिन और इस पार्क में खेल रहे ज़्यादातर लोगों की तरह ही बन जाओगे। वे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं परंतु उसके बदले में उन्हें बहुत कम पैसा मिलता है। वे नौकरी की सुरक्षा के मोह में फंसे रहते हैं। हर साल मिलने वाली 3 हफ्तों की छुट्टियां और 45 साल तक काम करते रहने के बाद मिलने वाली थोड़ी सी पेंशन का सपना देखते रहते हैं। अगर इस तरह की ज़िंदगी जीने में तुम्हें सुख मिलता है तो मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर 25 सेंट प्रति घंटा कर सकता हूँ। पर ये लोग अच्छे लोग हैं और मेहनती भी हैं, फिर आप उनका मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? मैंने पूछा। अम्मी डैडी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मिसेस मार्टिन मेरे लिए माँ जैसी है। मैं इतना कठोर नहीं हो सकता कि उनका मजाक उड़ाऊं। यह कठोर लगता ज़रूर है क्योंकि मैं तुम दोनों के सामने स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूँ और वह भी आसान शब्दों में। मैं तुम्हारे नज़रिए को बड़ा करना चाहता हूँ ताकि तुम कुछ आगे भी देख सको, दूर तक देख सको। ज़्यादातर लोगों को आगे देखने का फ़ायदा कई बार सिर्फ इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि उनके देखने का दायरा बहुत छोटा होता है। ज़्यादातर लोग जिस साल में फंसे हुए हैं वे उसे देख ही नहीं पाते। माइक और मैं वहाँ पर सोचते हुए बैठे रहे क्योंकि हम उनकी बातों का मतलब पूरी तरह से नहीं समझ सके थे। उनकी बातें सुनने में कठोर और कड़वी लग रही थी पर हम यह भी जानते थे कि वे हमें कुछ सिखाने की काफ़ी कोशिश कर रहे थे। मुस्कुराहट के साथ अम्मी डैडी ने कहा, क्या 25 सेंट प्रति घंटे का ऑफर अच्छा नहीं लगा? क्या इससे दिल की धड़कनें तेज नहीं हुई? मैंने अपना सिर ना में हिलाया, जबकि असल में ऐसा ही हुआ था। 1 घंटे के काम के बदले में 25 सेंट मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया सौदा था। अच्छा, मैं तुम्हें 1 घंटे के $1 दूंगा, अम्मी डैडी ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा। अब मेरा दिल तूफानी मेल की तरह दौड़ रहा था। मेरा दिमाग चीख चीख कर कह रहा था, इसकी बात मान लो। मुझे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था पर फिर भी मैं चुप रहा। अच्छा, $2 प्रति घंटे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे छोटे से 9 साल पुराने दिमाग में किसी ने बम फोड़ दिया हो। 1956 में $2 प्रति घंटे की कमाई मुझे दुनिया का सबसे अमीर बच्चा बना देती। मैं इतना सारा पैसा कमाने की
कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैं हाँ करना चाहता था। मैं सौदा पक्का करना चाहता था। मुझे नई साइकिल दिख रही थी, नई बेसबॉल के ग्लव्स दिख रहे थे। मेरे पास कड़क नोट देखकर मेरे दोस्त की जलन और तारीफ भी मुझे साफ दिख रही थी। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि जिम्मी और उसके अमीर दोस्त मुझे फिर कभी गरीब नहीं कर सकते थे। पर किसी वजह से मैं खामोश खड़ा रहा। हो सकता है कि मेरे दिमाग में गर्मी बढ़ जाने से उसका फ्यूज उड़ गया हो, पर मन ही मन में $2 प्रति घंटे का ऑफर मानने के लिए बेताब था। आइसक्रीम पिघल चुकी थी और मेरे हाथ पर बह रही थी। आइसक्रीम टड्डी खाली थी। इसके नीचे वेनिला और चॉकलेट के टुकड़े थे जिसके मज़े चींटियाँ ले रही थी। अम्मी डैडी हम दोनों बच्चों को देख रहे थे जो आंखें फाड़कर और खाली दिमाग से उन्हें घूर रहे थे। उन्हें मालूम था कि वे हमारी परीक्षा ले रहे हैं और वे यह भी जानते थे कि हमारे दिल का एक कोना उस ऑफर को मानने के लिए बेताब हो रहा होगा। वह जानते थे कि हर व्यक्ति की आत्मा का एक हिस्सा कमज़ोर और ज़रूरतमंद होता है जिसे खरीदा जा सकता है, और वे यह भी जानते थे कि हर व्यक्ति की आत्मा का एक हिस्सा मजबूत और दृढ़ निश्चयी होता है जिसे कभी खरीदा जा सकता नहीं है। असली सवाल यह था कि इनमें से कौन सा हिस्सा ज़्यादा ताकतवर है। उन्होंने अपने ज़िंदगी में हज़ारों लोगों की परीक्षा ली थी। जब वे नौकरी मांगने के आए लोगों का इंटरव्यू लेते थे तो वे हर बार आत्माओं की परीक्षा लेते थे। अच्छा, $5 प्रति घंटे? अचानक मेरे अंदर शांति छा गई। कुछ था जो बदल गया था। ऑफर बहुत ही बड़ा था और मूर्खतापूर्ण लग रहा था। 1956 में गिने चुने वयस्कों को $5 प्रति घंटे से ज़्यादा मिलता होगा। लालच खत्म हो गया था और उसकी जगह शांति ने ले ली थी। धीमे से मैं अपनी बाईं तरफ खड़े माइक की तरफ मुड़ा। उसने भी मेरी तरफ देखा। मेरी आत्मा का जो हिस्सा कमज़ोर और ज़रूरतमंद था वह खामोश हो चुका था। मेरा वह हिस्सा जिसे खरीदा नहीं जा सकता था वह आगे आ चुका था। मेरा दिमाग और आत्मा में पैसे के लेकर हुए इस युद्ध में शांति और विश्वास जीत चुके थे। मैं जानता था कि माइक भी उसी बिंदु पर पहुंच चुका होगा। अच्छा, अमित डैडी ने धीमे से कहा, ज़्यादातर लोग की एक कीमत होती है और उनकी कीमत इसलिए होती है क्योंकि हम सभी में दो भावनाएं होती है, डर और लालच। पहले तो पैसे के बिना रहने का डर से हमें कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। इसके बाद जब हमें तनख्वाह मिलती है तो हमें लालच या इच्छा की भावना जाग जाती है। पैसा होने पर हम उन बढ़िया चीज़ें के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं जो उस पैसे से खरीदा जा सकती है। इस तरह हमारी ज़िंदगी का एक पैटर्न बन जाता है। किस तरह का पैटर्न? मैंने पूछा। सुबह जागने का, काम पर जाने का, खर्च करने का। सुबह जागने का, काम पर जाने का, खर्च करने। लोगों की ज़िंदगी हमेशा डर और लालच इन्हीं दो भावनाओं से चलती है। उन्हें अगर ज़्यादा पैसे भी दे तो वे इसी पैटर्न पर चलकर अपना खर्च बढ़ा लगे। इसी पैटर्न को मैं जुआ दौड़ करता हूँ। क्या कोई दूसरा रास्ता भी है? माइक ने पूछा। हाँ, अम्मी डैडी ने धीमे से कहा, पर इसे बहुत कम लोग खोज पाते हैं। और वह रास्ता क्या है? माइक ने पूछा। उसी रास्ते को तुम लोग काम करते हुए और मेरे साथ सीखते हुए खोज लोगे। मैं यही उम्मीद करता हूँ। इसी कारण मैंने तुम्हें पैसा देना बंद कर दिया है। इस बारे में कोई संकेत तो दीजिए, माइक ने कहा। हम लोग मेहनत से काम करते करते थक चुके हैं, खासकर तब जब इसके बदले में हमें कुछ नहीं मिल रहा हो। पहला कदम तो यह है कि तुम लोग सच बोलो, अमित डैडी ने कहा। हम लोग झूठ नहीं बोल रहे, मैंने कहा। मैंने कब कहा कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो? मैं तो यह कह रहा हूँ कि सच्ची बात कह देनी चाहिए, अमित डैडी ने जवाब दिया। किस बारे में? मैंने पूछा। इस बारे में कि तुम लोगों को कैसा लग रहा है, अमित डैडी ने कहा। तुम्हें यह किसी और से कहने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने आप से सच बोलो।
आपके कहने का मतलब यह है कि इस पार्क में मौजूद लोग, आपके लिए काम करने वाले लोग, मिसेस मार्टिन, यह सब लोग ऐसा नहीं करते? मुझे ऐसा ही लगता है, अम्मी डैडी ने कहा। इसके बजाय उन्हें हमेशा पैसे नहीं होने का डर सताता रहता है। इस डर का सामना करने के बजाय, सोचने के बजाय ये लोग सिर्फ प्रतिक्रिया करते रहते हैं। इस दौरान वे दिल से काम लेते हैं, दिमाग से नहीं। अम्मी डैडी ने अपने सिर पर उंगली ठोकते हुए कहा। फिर उनके हाथ में कुछ पैसे आ जाते हैं और उनमें खुशी, इच्छा और लालच की भावनाएं जाग जाती है और एक बार फिर वे दिमाग से सोचने के बजाय दिल से काम करने लगते हैं। तो वे दिल से यानी अपनी भावना से सोचते हैं, माइक ने कहा। बिल्कुल ठीक, अम्मी डैडी ने कहा। वे इस बारे में सच नहीं बताते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है। वे अपनी भावना से काम करते हैं और दिमाग से सोचने का कष्ट नहीं उठाते। उन्हें डर लगता है कि वे नौकरी करने जाते हैं और आशा करते हैं कि ज़्यादा पैसा आने से उनका डर दूर हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। वही पुराना डर उन्हें फिर से सताने लगता है। वे फिर से नौकरी करने जाते हैं और फिर आशा करते हैं कि पैसा उनके डर को कम कर देगा, पर ऐसा नहीं होगा। डर के कारण ही वे नौकरी के जाल में फंसे रहते हैं। पैसा कमाते हैं, काम करते हैं, पैसा कमाते हैं और आशा करते हैं कि डर से उनका पीछा छूट जाएगा। पर हर रोज़ जब वे उठते हैं तो उनका पुराना डर भी उनके साथ उठता है। वही पुराना डर करोड़ों लोगों को रात भर जगाता है और उनकी रात बहुत चिंता और परेशानी से गुजरती है। इसलिए वे उठते हैं, काम पर जाते हैं और यह आशा करते हैं कि तनख्वाह के चेक से उनके दिल को कुचलने वाली इस डर को वे माथ के काट उतार देंगे। सच बात तो यह है कि पैसा उनकी ज़िंदगी को चला रहा है, पर वे इस बारे में कभी सच नहीं बोलते। पैसे ने उनकी भावनाओं पर कब्जा कर लिया है और उनकी आत्माओं पर भी। यह कहकर अम्मी डैडी खामोश हो गए ताकि उनके शब्दों में छुपा संदेश हमारे अंदर चला जाए। माइक और मैंने उनकी बातें सुनी थी, पर हम उनका मतलब पूरी तरह नहीं समझ पाए। मुझे अक्सर यह हैरानी होती थी कि लोगों को ऑफिस जाने की इतनी जल्दी क्यों होती है। उन्हें अपनी नौकरी से खास मज़ा नहीं आता था और वे कभी खुश भी नहीं दिखते थे। फिर क्या वजह थी जो उन्हें जल्दी ऑफिस जाने के लिए प्रेरित करती थी? जब अम्मी डैडी ने देख लिया कि हम जितना समझ सकते थे हमने उतना समझ लिया है, तो उन्होंने आगे कहा, मैं यह चाहता हूँ कि तुम लोग इस चाल से बचो। दरअसल मैं तुम्हें वही सिखाना चाहता हूँ। मेरा मकसद तुम्हें सिर्फ अमीर बनाना सिखाना नहीं है, क्योंकि अमीर बनने से समस्या नहीं सुलझेगी। अमीर बनने से समस्या नहीं सुलझेगी। मैंने आश्चर्य से पूछा। बिल्कुल नहीं, मुझे दूसरी भावना, इच्छा के बारे में अपनी बात पूरी करने दो। कुछ लोग इसे लालच कहते हैं, पर मैं इसे इच्छा कहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। यह बुरा नहीं है कि हम किसी बेहतर, ज़्यादा सुंदर, ज़्यादा सुखद या रोमांचक चीज़ की इच्छा रखें। लोग इच्छा की वजह से भी पैसे के लिए काम करते हैं। उन्हें सुख के लिए भी पैसे की ज़रूरत होती है, क्योंकि वे जानते हैं कि पैसे से सुख खरीदा जा सकता है, पर पैसा जो खुशी देता है वह अक्सर पल भर की होती है। उन्हें ज़्यादा खुशी, ज़्यादा आनंद, ज़्यादा आराम, ज़्यादा सुरक्षा हासिल करने के लिए और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। इसलिए वे काम करते रहते हैं और यह सोचते रहते हैं कि पैसा डर और लालच से परेशान उनकी आत्मा को शांत कर देगा। पर पैसा यह काम नहीं कर सकता, अमीर होने के बाद भी नहीं, माइक ने पूछा। हाँ, अमीर होने के बाद भी नहीं, अमीर डैडी ने कहा। दरअसल बहुत से अमीर लोग इच्छा के कारण नहीं बल्कि डर के कारण ही अमीर होते हैं। वे सचमुच सोचते हैं कि दौलत हो तो पैसा न होने का डर, गरीब होने का डर खत्म हो जाता है। इसलिए वे ढेर सारी दौलत जमा कर लेते हैं और तब
तब जाकर उन्हें पता चलता है कि उनका डर और बढ़ जाता है। उन्हें अब इसके खोने की चिंता सताने लगती है। मैं ऐसे दोस्तों को जानता हूँ जो बहुत सा पैसा होने के बाद भी काम में जुटे। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनके पास आज करोड़ की दौलत है, पर वे आज उससे भी ज़्यादा चिंतित और परेशान हैं जितने वे गरीबी के दिनों में थे। उन्हें ये इस बात का डर है कि वे अपनी सारी दौलत खो देंगे। अमीर बनने से पहले जो डर उन्हें सता रहे थे वे अमीर बनने के बाद और बढ़ गए हैं। दरअसल उनकी आत्मा का कमज़ोर और ज़रूरतमंद हिस्सा अब और तेज़ी से चीख रहा है। वे अपने आलीशान बंगलों, शानदार कारों और उस ऐशो आराम की ज़िंदगी को नहीं खोना चाहते जो पैसे से खरीदी गई है। वे इसी चिंता में घुलते रहते हैं कि अगर वे कंगाल हो गए तो उनके दोस्त क्या कहेंगे। उसी चिंता की वजह से कई लोग तो न्यूरोटिक और कुठित हो चुके हैं। हालांकि वे अमीर दिखते हैं और उनके पास पहले से ज़्यादा पैसे हैं। होते हैं तो क्या गरीब आदमी ज़्यादा सुखी होते हैं? मैंने पूछा। नहीं, मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं होता, अमीर डैडी ने जवाब दिया। पैसे से दूर रहना भी उतना ही बड़ा पागलपन है जितना कि उसके पीछे भागना। उसी समय कस्बे का एक पागल हमारी मेज के पास से गुजरा और कूड़ेदान के पास रुककर उसमें कुछ ढूंढने लगा, जैसे उसे किसी ने समझाकर भेजा हो। चर्चा के इस मोड़ पर हम तीनों उसकी हरकतों को दिलचस्पी के साथ देख रहे थे, जबकि इससे पहले हमने उसे नज़रअंदाज कर दिया होता। पर्स में अमीर डैडी ने अपने पर्स में से $1 निकाला और उस पागल बुड्ढे को पास आने का इशारा किया। पैसे देखते ही वह तत्काल चला आया। उसने पैसे लिए और अमीर डैडी को ढेर सारी दुआएं दी और अपनी अच्छी किस्मत पर खुश होकर वह जल्दी। इसमें और मेरे ज़्यादातर कर्मचारियों में बहुत अंतर नहीं है, अमीर डैडी ने कहा। मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिला हूँ जो कहते हैं, अरे मुझे पैसे में कोई रुचि नहीं है, फिर भी वे हर रोज़ 8 घंटे की नौकरी पर जाते हैं। यह तो सच्चाई को नकारना है। अगर उन्हें पैसे में रुचि नहीं है तो वे नौकरी पर क्यों जाते हैं? इस पन का चिंतन है। उस कंजूसी भरे चिंतन से भी ज़्यादा का पागलपन का जिसमें कोई आदमी पैसे पर कुंडली मारकर बैठ जाता है। जब मैं वहाँ अपने अमीर डैडी की बात सुन रहा था तब मेरे दिमाग में यह ख्याल आ रहा था कि मेरे गरीब डैडी 1000 बार यह कह चुके थे, मुझे पैसे में कोई रुचि नहीं है। वे अक्सर ऐसा कहा करते थे। वे खुद की असली भावनाओं को छुपाने के लिए हमेशा यह भी कहा करते थे, मैं इसलिए काम करता हूँ क्योंकि मुझे अपना काम बहुत पसंद है। तो हमें क्या करना चाहिए? मैंने पूछा। यही कि हम पैसे के लिए काम नहीं करें जब तक कि हमारे मन से डर और लालच की भावनाएं पूरी तरह से न निकल जाए। नहीं, उसमें तो बहुत समय बर्बाद हो जाएगा, अमीर डैडी ने कहा। भावनाओं के कारण ही तो हम इंसान हैं, उन्हीं के कारण हमारी हस्ती है। भावना शब्द का मतलब है चलायमान ऊर्जा। अपनी भावनाओं के बारे में ईमानदार रहो और अपने दिमाग और भावना का इस्तेमाल अपने समर्थन में करो, न कि अपने विरोध में। ओह, माइक ने कहा, अगर तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई तो इस बारे में चिंता मत करो। आगे आने वाले सालों में तुम्हें इसका मतलब समझ में आएगा। अपनी भावनाओं पर प्रतिक्रिया करने की बजाय उनका विश्लेषण करने की कोशिश करो। ज़्यादातर लोग यह नहीं जानते कि वे अपने दिमाग से सोचने की बजाय अपने दिल की भावनाओं से सोचते हैं। आपकी भावनाएं तो आपकी रहेंगी, परंतु आपको अपने दिमाग से सोचने भी आना चाहिए, क्योंकि दिमाग को सोचने के लिए ही बनाया गया है। क्या आप मुझे इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? मैंने पूछा। क्यों नहीं, अमीर डैडी ने जवाब दिया। जब कोई आदमी कहता है मुझे नौकरी खोजने की ज़रूरत है, तो इस बात की बहुत संभावना है कि उसकी भावनाएं फैसला कर रही है। इस विचार का असली कारण है पैसा न होने का डर।
परंतु अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए लोगों को पैसे की ज़रूरत तो पड़ती ही है, मैंने कहा। बिल्कुल पड़ती है, अम्मी डैडी मुस्कुराए। मैं सिर्फ यह कह रहा हूँ कि उनके डर के कारण उनके मन में यह विचार आता है। मैं समझ नहीं पाया, माइक ने कहा। अम्मी डैडी ने कहा, अगर आपके मन में पैसे की कमी का डर जाग जाए तो तत्काल नौकरी ढूंढने के लिए दौड़ मत लगाइए ताकि कुछ रुपये के सहारे उस डर को मार दिया जाए। इसके बजाय आप खुद से यह सवाल पूछिए, क्या लंबे समय में इस डर का सबसे बढ़िया इलाज नौकरी है? मेरे ख्याल से इसका जवाब नहीं होता है, खासकर जब आप किसी आदमी की पूरी जिंदगी को देखते हैं। नौकरी दीर्घकालीन समस्या का अल्पकालीन समाधान है। पर मेरे डैडी हमेशा कहा करते हैं, स्कूल में पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ ताकि तुम्हें एक सुरक्षित और अच्छी नौकरी मिल सके। मैंने हड़बड़ी में बोल दिया, हाँ मैं समझ सकता हूँ कि वे ऐसा क्यों कहते हैं। अम्मी डैडी ने मुस्कुराकर कहा, ज़्यादातर लोग ऐसी ही सलाह देते हैं और ज़्यादातर लोग के लिए यह एक अच्छा विचार होता है, पर लोगों की इस सलाह के पीछे भी डर छुपा होता है। आपका यह मतलब है कि मेरे डैडी इसलिए कहते हैं क्योंकि वे डरे हुए हैं? हाँ, अम्मी डैडी ने कहा, वे घबराए हुए हैं कि शायद तुम पैसा नहीं कमा पाओगे और समाज में फिट नहीं हो पाओगे। मुझे गलत मत समझना, वे तुम्हें प्यार करते हैं और तुम्हारा भला चाहते हैं, और मैं सोचता हूँ कि उनका डर सही भी है। शिक्षा और नौकरी महत्वपूर्ण है, पर इससे डर का इलाज नहीं होगा। वही डर जो उन्हें सुबह उठकर कुछ रुपये कमाने के लिए प्रेरित करता है, उसी डर के कारण वे तुम्हारे स्कूल जाने पर इतना जोर देते हैं। तो आपकी सलाह क्या है? मैंने पूछा। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें पैसे की ताकत पर काबू पाना सिखाऊं। पैसे का डर तुम्हारे दिमाग से निकल जाना चाहिए और यह स्कूल में नहीं सिखाया जाता। अगर तुम इसे नहीं सीखोगे तो तुम पैसे के गुलाम बन जाओगे। अब उनकी बातें मेरी समझ में आ रही थी। वे हमारे विचार को ज़्यादा व्यापक बनाना चाहते थे। वे चाहते थे कि जो मिसेस मार्टिन नहीं देख सकती थी, उनके कर्मचारी नहीं देख सकते थे या मेरी डैडी तक नहीं देख सकते थे, वह देखने की योग्यता हम में आ जाए। उन्होंने जो उदाहरण दिए थे वे उस समय कठोर जरूर लग रहे थे, लेकिन मैं उन्हें कभी नहीं भूला। मेरा नज़रिया उस दिन बहुत बड़ा हो गया था। अब मैं उस जाल को देख सकता था जो ज़्यादातर लोगों के सामने बिछा होता है। देखो, आखिरकार हम सभी लोग कर्मचारी हैं, हम केवल अलग अलग स्तरों पर काम करते हैं, अम्मी डैडी ने कहा। मैं तुम लोगों से बस यही चाहता हूँ कि तुम लोग इस जाल से बचे रहो। डर और लालच, इन दो फंदों से बनने वाले जाल से, इनका इस्तेमाल अपने समर्थन में करो, अपने विरोध में नहीं। मैं तुम लोगों को यही सिखाना चाहता हूँ। मैं तुम लोगों को यह नहीं सिखाना चाहता कि ढेर सारा पैसा कैसे इकट्ठा कर लिया जाए। इससे डर या लालच को नहीं जीता जा सकता। अगर तुम्हें डर और लालच पर काबू पाना नहीं आता तो तुम चाहे कितना भी अमीर बन जाओ, असलियत में तुम एक बड़ी तनख्वाह पाने वाले गुलाम ही रहोगे। तो हम किस तरह इस जाल से बच सकते हैं? मैंने पूछा। गरीब या पैसे की तंगी का खासकर कारण डर और अज्ञान होता है, न कि अर्थव्यवस्था या सरकार या अमीर लोग। यह खुद का ओढ़ा हुआ डर या अज्ञान होता है जो लोगों को इस जाल में फंसाए रखता है। इसलिए तुम बच्चों को स्कूल जाना चाहिए और अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। मैं तुम लोगों को यह ज़रूर सिखाऊंगा कि इस जाल से कैसे बचा जा सकता है। पहली के टुकड़े अब सामने आ चुके थे। मेरे पढ़े लिखे डैडी के पास बड़ी डिग्रियां थी और एक बढ़िया करियर भी था, पर स्कूल ने उन्हें यह कभी नहीं सिखाया कि धन या अपने डर को किस तरह से काबू में रखा जाता है। अब मैं ये समझ चुका था कि मैं अपने दोनों डैडियों से अलग अलग पर महत्वपूर्ण बातें सीख सकता हूँ। तो आप पैसा न होने के डर के बारे में बात कर रहे थे। पैसे की इच्छा किस तरह हमारी सोच पर असर डालती है? माइक ने पूछा। तुम्हें तब कैसा महसूस हुआ था जब मैंने तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाने का लालच दिया था? क्या तुमने यह देखा था कि तुम्हारी इच्छाएं किस तरह बढ़ रही थी? हमने अपने सिर हिलाकर हामी भरी।
पर तुमने अपनी भावनाओं के सामने हार नहीं मानी और इस कारण तुम लोगों ने जल्दबाजी में काम नहीं लिया। इससे तुम्हें सोचने का वक्त मिल गया। यह सबसे महत्वपूर्ण है। हमें हमें हमेशा डर और लालच की भावनाएं रहेगी। इसी क्षण से तुम लोगों के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण है कि तुम उन भावनाओं का इस्तेमाल अपने समर्थन में करो और लंबे समय तक ऐसा करो। अपनी भावनाओं को अपने दिमाग पर हावी मत होने दो और इस तरह अपने विचार को दूषित मत होने दो। ज़्यादातर लोग डर और लालच का इस्तेमाल खुद के विरोध में करते हैं। यह अज्ञान की शुरुआत होती है। डर और इच्छा की भावनाओं के कारण ही ज़्यादातर लोग तनख्वाह में बढ़ोतरी और नौकरी की सुरक्षा के पीछे भागते भागते अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं। असल में वे यह सोचते नहीं है कि भावनाओं के आधार पर बने हुए ये विचार उन्हें किस तरफ ले जा रहे हैं। यह तो वही बात हो गई जिसमें गाड़ी खींचने वाला गधे के सामने उसका मालिक गाजर लटकाए रखता है, जो उसकी नाक के ठीक सामने ही होता है। गधे का मालिक जहाँ जाना चाहता है वहाँ जाता है, पर गधा तो लालच के कारण भाग रहा है। कल गधे के लिए दूसरी गाजर आ जाएगी और गधा उसका पीछा करने लगेगा। आपके कहने का मतलब यह है कि जिस समय मैंने नए बेसबॉल ग्लव्स, कैंडी और खिलौने के सपने देखना शुरू किया, उस समय मेरी हालत उस गधे की तरह हो गई थी जो गाजर के पीछे भागता है, माइक ने पूछा। हाँ, और उम्र के साथ साथ तुम्हारे खिलौने भी ज़्यादा महंगे होते जाएंगे। अपने दोस्तों पर रौब जाने के लिए एक नई कार, एक नाव और एक आलीशान घर, अमीर डैडी ने मुस्कुरा कर कहा। डर आपको दरवाजे से बाहर धक्का देता है। इच्छा आपको अंदर बुलाती है, आपको चट्टानों की तरह ललचाती है। यही जाल है। तो इसकी काट क्या है? माइक ने पूछा। डर और इच्छा अज्ञान की वजह से बढ़ते हैं। इसलिए अमीर लोगों के पास जितना ज़्यादा पैसा होता है, उनका डर भी इतना ही ज़्यादा बड़ा होता है। धन ही गाजर है, भ्रम है। अगर गधा पूरी तस्वीर देख सकता तो शायद वह गाजर का पीछा करने के अपने फैसले पर दोबारा सोचता। अमीर डैडी ने आगे यह समझाया कि आदमी की जिंदगी अज्ञान और ज्ञान के बीच होने वाला संघर्ष है। उन्होंने बताया कि एक बार कोई आदमी खुद के बारे में ज्ञान की खोज करना बंद कर देता है तो उसकी ज़िंदगी में अज्ञान घुस जाता है। यह संघर्ष हर पल होता है। इसलिए हमें यह फैसला करना है, यह सीखना है कि अपने दिमाग को खुला रखा जाए या इसे बंद कर लिया जाए। देखो, स्कूल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप स्कूल इसलिए जाते हैं ताकि आप वहाँ कोई कला या व्यवसाय सीख सकें और इस तरह से आप समाज में योगदान दे सकें। हर समाज में शिक्षक, डॉक्टर, मैकेनिक, कलाकारों, रसोइया, व्यावसायिक, पुलिस अफसरों और सिपाहियों की ज़रूरत होती है। स्कूल उन्हें यह सब सिखाते हैं ताकि हमारा समाज विकसित हो सके और हमारी संस्कृति समृद्ध हो सके। अमीर डैडी ने कहा। दुर्भाग्य से कई लोगों के लिए स्कूल शिक्षा का अंत होता है, शुरुआत नहीं। एक लंबी खामोशी छाई रही। अमीर डैडी मुस्कुरा रहे थे। उस दिन उन्होंने जो कहा था वह मैं पूरी तरह से नहीं समझ पाया था, पर ज़्यादातर महान शिक्षकों के शब्द सालों तक हमें सिखाते रहते हैं। उनके शब्द इसी तरह से आज भी मेरे साथ है। मैं आज थोड़ा निर्मम हुआ, अमीर डैडी ने कहा। एक वजह से निर्मम हुआ। मैं चाहता था कि तुम लोगों को आज की यह चर्चा हमेशा याद रहे। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग हमेशा मिसेस मार्टिन के बारे में सोचो। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग हमेशा इस गधे के बारे में सोचो। उन्हें कभी मत भूलना। अगर तुमने अपनी समझदारी से उन्हें काबू में नहीं किया तो डर और लालच की तुम्हारी दोनों भावनाएं तुम्हें ज़िंदगी के सबसे बड़े जाल में फंसा सकती है। अपनी ज़िंदगी को डरते डरते गुजारना, अपने सपनों को पूरा न करना निर्ममता है। यह भी निर्ममता है कि पैसे के लिए कड़ी मेहनत की जाए और यह सोचा जाए कि पैसे से खरीदी हुई चीज़ें सुख दे सकती है। बिल चुकाने के डर से घबराकर आधी रात को जागना जीने का एक भयानक तरीका है। तनख्वाह के हिसाब से ज़िंदगी जीना भी
कोई जीना है। यह सोचना कि कोई नौकरी आपको सुरक्षा का एहसास दे सकती है, खुद से झूठ बोलना है, यह निर्ममता है। और यही वह जाल है जिससे मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। मैंने देखा है कि पैसा किस तरह से लोगों की जिंदगियों को चलाते हैं। ऐसा अपने साथ मत होने देना। भगवान के लिए पैसे को अपनी ज़िंदगी मत चलाने देना। हमारी मैच के नीचे सॉफ्ट बॉल आ गई। आमिर डैडी ने उसे उठाया और वापस खिलाड़ियों के पास फेंक दिया। तो अज्ञान का लालच और डर से क्या ताल्लुक़ है? मैंने पूछा। यह पैसे का अज्ञान ही है जिसकी वजह से इतना लालच और इतना डर पैदा होता है, आमिर डैडी ने कहा। मैं तुम्हें कुछ उदाहरण देता हूँ। एक डॉक्टर जो अपने परिवार को ज़्यादा खुशी देना चाहता है, अपनी फीस बढ़ा देता है। उसकी फीस बढ़ने की वजह से स्वास्थ्य सुविधाएं हर एक के लिए महंगी हो जाती हैं। अब इससे गरीब लोगों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। इसलिए गरीब लोगों का स्वास्थ्य अमीर लोगों से ज़्यादा बुरा होगा। अब चूँकि डॉक्टरों ने अपनी फीस बढ़ा दी है, इसलिए वकील भी अपनी फीस बढ़ा देते हैं। क्योंकि वकीलों ने भी अपनी फीस बढ़ा दी है, इसलिए स्कूल के टीचर भी अपनी तनख्वाह बढ़ाना चाहते हैं, जिसके कारण हमारा टैक्स बढ़ता है और यह सिलसिला अनंत काल तक यूं ही चलता रहता है। जल्द ही अमीर और गरीब लोगों के बीच इतना भयानक अंतर हो जाएगा कि प्रलय आ जाएगा और एक महान सभ्यता धराशायी हो जाएगी। महान सभ्यताएं तभी धराशायी हुई है जब अमीरों और गरीबों के बीच का फासला बहुत ज़्यादा हो गया है। अमेरिका भी उसी रास्ते पर चल रहा है और इससे यह साबित होता है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। क्योंकि हम इतिहास से कुछ नहीं सीखते, हम केवल ऐतिहासिक तारीखों और नाम रटते हैं, उनके सबक को भूल जाते हैं। क्या कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए? मैंने पूछा। अच्छी तरह से चल रही सरकार और एक शिक्षित समाज में तो नहीं। कीमतें दरअसल कम होनी चाहिए। जाहिर है कि ऐसा केवल सिद्धांतों में ही हो सकता है। कीमतें अज्ञान से पैदा हुई लालच और डर के कारण बढ़ती है। अगर स्कूलों में धन के बारे में सिखाया जाता तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता और बाजार की कीमतें भी कम होती। पर स्कूलों में सिर्फ पैसे के लिए काम करना सिखाया जाता है, पैसे की ताकत का इस्तेमाल नहीं सिखाया जाता। पर हमारे यहाँ बिजनेस स्कूल भी है, माइक ने पूछा। क्या आप मुझे अपनी मास्टर्स डिग्री के लिए बिजनेस स्कूल जाने के लिए प्रेरित नहीं कर रहे हैं? हाँ, आमिर डैडी ने कहा। पर अक्सर ऐसा होता है कि बिजनेस स्कूल ऐसे कर्मचारियों को प्रशिक्षित करते हैं जो परिष्कृत बिन काउंटर्स होते हैं। ईश्वर ही मालिक है। जब कोई बिन काउंटर्स बिजनेस संभाल ले, वे सिर्फ संख्या को देखते हैं, लोगों को निकालते हैं और बिजनेस का गला घोट देते हैं। मैं जानता हूँ क्योंकि मैं बिन अकाउंटेंट से काम लेता हूँ। वे सिर्फ इतना ही सोचते हैं कि लागत कैसे कम की जाए और कीमत कैसे बढ़ाई जाए, जिससे बहुत सी समस्याएं पैदा हो जाती है। बिन काउंटिंग भी महत्वपूर्ण है। मैं सोचता हूँ कि ज़्यादा लोगों को इस बारे में जानना चाहिए, पर यह भी पूरी तस्वीर नहीं बताती, आमिर डैडी ने गुस्से से कहा। तो फिर क्या इसका कोई हल है? माइक ने पूछा। हाँ, आमिर डैडी ने कहा। सोचने के लिए अपनी भावनाओं का इस्तेमाल करना सीखो। अपनी भावनाओं को बहाव में आकर मत सोचो। जब तुम लोग मुफ्त में काम करने के लिए तैयार हो गए थे तो तुमने अपनी भावनाओं को काबू में रखना सीख लिया था। तभी मैं समझ गया था कि तुमसे उम्मीद की जा सकती है। जब मैंने तुम्हें ज़्यादा तनख्वाह का लालच दिया तब तुमने एक बार फिर भावनाओं की बात नहीं मानी। तुम ताकतवर भावनाओं के बावजूद सोचना सीख रहे थे। यह पहला कदम था। यह कदम इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मैंने पूछा। यह तुम अपने आप जान जाओगे। अगर तुम सीखना ही चाहते हो तो मैं तुम लोगों को ब्रायर पेच में ले जाऊंगा। यह वह जगह है जिससे लोग बचते हैं। मैं तुम्हें उस जगह पर ले जाऊंगा जहां जाने में ज़्यादातर लोगों को डर लगता है। अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो
तुम्हारे मन से पैसे के लिए काम करने का विचार निकल जाएगा। इसके बजाय तुम यह सीखोगे कि पैसे से कैसे काम लिया जा सकता है। और अगर हम आपके साथ जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? अगर हम आपसे सीखने के लिए तैयार होते हैं तो हमें क्या मिलेगा? मैंने पूछा। वही जो ब्रायर रैबिट को मिला था, अमीर डैडी ने कहा। टार बेबी जैसी आज़ादी। क्या ऐसा कोई ब्रायर पैच होता है? मैंने पूछा। हाँ, अमीर डैडी ने कहा। डर और लालच ही ब्रायर पैच है। अपने डर से पीछा छुड़ाकर, अपने लालच का सामना करके, अपनी कमजोरियों और ज़रूरतों को पहचान कर ही हम बाहर निकलने के रास्ते तक पहुंच सकते हैं। और बाहर निकलने का रास्ता हमारे दिमाग से होकर गुजरता है, सही विचार को चुनने से। विचार को चुनने से? माइक ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। हाँ, इस विचार को चुनकर ही हम क्या सोचेंगे, बजाय इसके कि हम अपनी भावनाओं में बहकर लगातार प्रतिक्रिया करते रहे। सुबह उठने और काम पर जाने से ही आपकी समस्या नहीं सुलझ जाती, क्योंकि बिल चुकाने के लिए पर्याप्त पैसा न होने का डर आपको सताता रहेगा। सोचने से आपको खुद से एक सवाल पूछने का समय मिलता है। इस तरह का सवाल, क्या इस समस्या का सबसे बढ़िया समाधान इस पर और ज़्यादा मेहनत करना है? ज़्यादातर लोग इतनी बुरी तरह से घबराए होते हैं कि वे खुद अपने आप को असली बात नहीं बताते कि डर हावी हो रहा है, और नतीजा यह निकलता है कि वे सोच ही नहीं पाते और इसकी बजाय दरवाजे से बाहर दौड़ लगा देते हैं। टार बेबी हावी हो जाती है। अपने विचार सुनने से मेरा यही मतलब था। पर हम ऐसा किस तरह करेंगे? माइक ने पूछा। यही तो मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ। मैं तुम्हें यह सिखाऊंगा कि तुम्हारे पास चुनने के लिए विचारों के विकल्प होने चाहिए, ताकि तुम हड़बड़ी में काम करने से बच सको। जैसे अपनी सुबह की कॉफ़ी पीकर दरवाजे से बाहर दौड़ लगाने की आदत से। मैंने तुमसे जो पहले कहा था उसे याद रखो। नौकरी दीर्घकालीन समस्या का अल्पकालीन समाधान है। ज़्यादातर लोगों के दिमाग में सिर्फ एक समस्या होती है, और यह थोड़े समय की होती है। यह समस्या होती है महीने के आखिर में चुकाए जाने वाले बिल, यानी टार बेबी। अब पैसा उनकी ज़िंदगी चलाता है, या मैं यह कहूँ कि पैसे को लेकर उनका डर और अज्ञान उनकी ज़िंदगी चलाता है। तो वे वही करते हैं जो उनके माँ बाप ने किया था। सुबह उठो और पैसे के लिए काम करो। वे इतना समय भी नहीं निकाल पाते कि यह सोच सके क्या कोई दूसरा तरीका है। इस वक्त वे दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं। दिल से सोचना और दिमाग से सोचने में क्या फ़र्क है? माइक ने पूछा। अमीर डैडी ने जवाब दिया। मैं इस तरह के जुमले अक्सर सुनता हूँ। हर आदमी को काम करना पड़ता है, या अमीर लोग शोषक होते हैं, या मैं दूसरी नौकरी ढूंढ लूँगा। मेरी तनख्वाह बढ़नी चाहिए। आप इस तरह मेरा शोषण नहीं कर सकते। या मैं इस नौकरी को इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि यह सुरक्षित है। इसके बजाय हमें यह कहना चाहिए, क्या यहाँ ऐसा कुछ है जो मुझे नहीं मिल रहा है? इस तरह भावना पर आधारित हमारे विचार की जंजीर टूट जाएगी और हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से सोचने का मौका मिल जाएगा। इस तरह भावना पर आधारित हमारे विचारों की जंजीर टूट जाएगी और हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से सोचने का मौका मिल जाएगा। मुझे मानना ही पड़ेगा कि मेरे लिए यह सबक एक महान सबक साबित हुआ। यह जानना कि कब कोई आदमी दिल से बात कर रहा है और कब दिमाग से, किसके शब्दों में भावनाएं छुपी हुई है और किसके शब्दों में विचार। यह एक ऐसा सबक था जो जिंदगी भर मेरे काम आया, ख़ास तौर पर तब जब मैं अपने दिल से यानी अपनी भावनाओं से बोल रहा था, न कि अपने विचारों या दिमाग से। यह एक ऐसा सबक था जो जिंदगी भर मेरे काम आया, खास तौर पर तब जब मैं अपने दिल से यानी अपनी भावनाओं से बोल रहा था, न कि अपने विचारों या दिमाग से। जब हम स्टोर की तरफ वापस मुड़ रहे थे तो अमीर डैडी ने यह कहा कि अमीर लोग हकीकत में पैसे बनाते हैं, वे इसके लिए काम नहीं करते। उन्होंने यह भी बताया कि 5 सेंट के शीशे के सिक्के
डालते समय जब माइक और मैं यह सोच रहे थे कि हम पैसा बना रहे हैं, तो हमारे विचार उसी रास्ते पर चल रहे थे जिस पर अमीर लोग चलते हैं। दिक्कत सिर्फ इतनी थी कि हमारे लिए ऐसा करना गैरकानूनी था। सरकार और बैंकों के लिए ऐसा करना कानूनी था, परंतु हमारे लिए नहीं था। उन्होंने यह भी बताया कि पैसा कानूनी और गैरकानूनी दोनों ही तरीके से कमाया जा सकता है। अमीर डैडी ने बाद में हमें यह समझाया कि अमीर लोग जानते हैं कि धन एक भ्रम है जो हकीकत में गधे के सामने लटकी गाजर की तरह होता है। धन के भ्रम के कारण जो डर और लालच पैदा होता है, उसकी वजह से ही अरबों खरबों लोग यह सोचते रहते हैं कि धन असली चीज़ है। धन दरअसल एक मायाजाल है। जनता के अज्ञान और भरोसे के भ्रम की वजह से ही ताश के पत्तों का यह महल खड़ा रह पाता है। सच कहा जाए तो गधे की गाजर धन से ज़्यादा कीमती है, उन्होंने कहा। उन्होंने अमेरिका के गोल्ड स्टैंडर्ड के बारे में भी बात की और यह बताया कि हर डॉलर का नोट असल में चांदी का प्रमाण पत्र है। उन्हें इस अफवाह से चिंता हो रही थी कि किसी दिन हम लोग गोल्ड स्टैंडर्ड को छोड़ देंगे और हमारे डॉलर चांदी के प्रमाण पत्र नहीं रहेंगे। जब ऐसा होगा बच्चों, तो क़यामत आ जाएंगी। गरीब, मध्यम वर्गीय और नासमझ लोगों की ज़िंदगी इसलिए बर्बाद हो जाएगी क्योंकि वे यह भरोसा करते रहेंगे कि धन ही असली चीज़ है और वे जिस कंपनी के लिए काम करते हैं वह कंपनी या सरकार उनका ध्यान रखेंगी। उनकी बातें उस दिन हमारी समझ में नहीं आ रही थी, पर सालों बाद जाकर मुझे यह समझ में आया कि यह बड़े पत्ते की बात थी। वह देखना जो दूसरे नहीं देख पाते। जब वे अपने पिकअप ट्रक में चढ़े तो उन्होंने कहा, काम करते रहो बच्चों, पर जितनी जल्दी तुम तनख्वाह की ज़रूरत को भूल जाओगे, तुम्हारे आगे की ज़िंदगी उतनी ही आसान हो जाएगी। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, मुफ्त में काम करो और जल्दी ही तुम्हारा दिमाग तुम्हें पैसे कमाने के लिए दूसरे तरीके बता देगा। उन तरीक़ों से तुम उसी नौकरी से ज़्यादा कमा लोगे। तुम ऐसी चीज़ें देख पाओगे जो दूसरे लोग कभी नहीं देख पाते। मौका उनकी नाक के नीचे होता है, फिर भी ज़्यादातर लोग उन मौक़ों को कभी देख नहीं पाते। इसका कारण यह है कि वे पैसे और सुरक्षा ढूंढते रहते हैं, इसलिए उन्हें यही मिलती है। जिस वक्त तुम एक मौका भांपने में कामयाब हो जाओगे, उसके बाद तुम ज़िंदगी भर मौका भांप सकते हो। जिस वक्त तुम ऐसा कर लोगे, मैं तुम लोगों को कुछ और बातें सिखाऊंगा। इस बात को ध्यान से समझ लो ताकि तुम ज़िंदगी के सबसे बड़े जाल से बच सको। वह टार बेबी तुम्हें कभी नहीं छू पाएंगी। माइक और मैंने स्टोर से अपनी चीज़ें उठाई और मिसेस मार्टिन से गुड बाय कहा। हम वापस पार्क गए, उसी पिकनिक बेंच पर बैठे और वहाँ घंटों तक सोते रहे और बातें करते रहे। हमने अगला हफ्ता स्कूल में इसी बारे में सोचते और बातें करते हुए बिता दिया। 2 सप्ताह तक हम लोग सोते रहे, बातें करते रहे और मुफ्त में काम करते रहे। दूसरे शनिवार के आखिर में मैं मिसेस मार्टिन से दोबारा गुड बाय कर रहा था और कॉमिक बुक स्टैंड को ललचाई नज़र से देख रहा था। हर शनिवार 30 सेंट न मिलने में सबसे दुखद बात यह थी कि मेरे पास कॉमिक्स खरीदने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं होते थे। अचानक जब मिसेस मार्टिन मुझे और माइक को गुड बाय कर रही थी, मैंने उन्हें एक ऐसा काम करते देखा जो उसके पहले कभी नहीं देखा था। मेरा मतलब यह है कि मैंने इसके पहले उन्हें ऐसा करते देखा तो था, पर उस पर ध्यान नहीं दिया था। मिसेस मार्टिन ने कॉमिक्स के पहले पेज को आधा काटा और उसे संभालकर अपने पास रख लिया। बाकी की पुस्तक को उन्होंने एक बड़े से पूरे कार्डबोर्ड के डिब्बे में डाल दिया। जब मैंने उन्हें पूछा कि वे इन कॉमिक्स का क्या करती है, तो उन्होंने कहा, मैं उन्हें फेंक देती हूँ। जब वह नई कॉमिक्स लाते हैं तो मैं ऊपर के आधे कवर को क्रेडिट के लिए कॉमिक बुक डिस्ट्रीब्यूटर को दे देती हूँ। वह 1 घंटे में आने ही वाला है। माइक और मैंने 1 घंटे तक इंतज़ार किया। जल्द ही वह डिस्ट्रीब्यूटर आया और मैंने उससे पूछा कि क्या हमें कॉमिक्स मिल सकती है। इस पर उसने जवाब दिया, आपको मिल सकती है अगर आप इस स्टोर में काम करते हैं और अगर आप यह वादा करें कि आप उन्हें दोबारा नहीं बेचेंगे। हमारी पार्टनरशिप
एक बार फिर कामयाब हो गई। माइक की मम्मी ने बेसमेंट में हमें एक खाली कमरा दे दिया जो उनके किसी काम का नहीं था। हमने इसकी सफाई करके उसमें सैकड़ों कॉमिक्स जमा कर ली। जल्द ही हमारी कॉमिक्स लाइब्रेरी लोगों के लिए खोल दी गई। माइक की छोटी बहन को पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए हमने उसे अपना लाइब्रेरियन बना दिया। लाइब्रेरी में आने और कॉमिक्स पढ़ने के लिए वह हर बच्चे से 10 सेंट लेती थी। स्कूल खत्म होने के बाद दोपहर 2:30 बजे और 4:30 बजे तक लाइब्रेरी खुलती थी। पड़ोस के बहुत से बच्चे इसके ग्राहक बन गए थे और वे जितनी कॉमिक्स पढ़ना चाहते थे 2 घंटे में पढ़ सकते थे। यह उनके लिए बहुत बढ़िया सौदा था, क्योंकि एक कॉमिक्स की कीमत 10 सेंट होती थी और 2 घंटे में वे 5 या 6 कॉमिक्स पढ़ लेते थे। माइक की बहन लौटते समय बच्चे की तलाशी लेती थी और यह देख लेती थी कि वे अपने कपड़ों में कॉमिक्स छुपाकर तो नहीं ले जा रहे। वह इस बात का भी रिकॉर्ड रखती थी कि हर रोज़ कितने बच्चे आए, उनका नाम क्या था और उनके सुझाव क्या थे। माइक और मुझे 3 महीने तक हर हफ्ते $9.5 का औसत लाभ हुआ। हमने उसकी बहन को हर हफ्ते $1 का भुगतान किया और उसे मुफ्त में कॉमिक्स पढ़ने का फ़ायदा भी दिया। हालांकि वह कॉमिक्स कभी कभार ही पढ़ती थी, क्योंकि वह हमेशा अपनी पढ़ाई में लगी रहती थी। माइक और मैं समझौते के मुताबिक हर शनिवार स्टोर में काम करते रहे। साथ ही हम अलग अलग दुकानों में से कॉमिक्स इकट्ठी करते रहे। हमने वादे के मुताबिक कॉमिक्स नहीं बेची। जब कोई कॉमिक्स फट जाती थी तो हम उसे जला देते थे। हमने इसकी एक शाखा खोलने की भी कोशिश की, लेकिन हमें माइक की बहन की तरह मेहनती और भरोसेमंद लाइब्रेरी नहीं मिला। बहुत कम उम्र में ही हमने यह जान लिया था कि अच्छे स्टाफ को खोजना कितना मुश्किल होता है। लाइब्रेरी खुलने के 3 महीने बाद हमारी लाइब्रेरी में एक समस्या आ गई। दूसरे मोहल्ले के कुछ गुंडे अंदर घुस आए और उन्होंने झगड़ना शुरू कर दिया। माइक के डैडी ने सुझाव दिया कि हम अपना यह कारोबार बंद कर दें। तो इस तरह हमारा कॉमिक्स का धंधा बंद हो गया और हमने कन्वीनियंस तौर पर हर शनिवार काम करना भी बंद कर दिया। फिर भी हमारे डैडी रोमांचित थे, क्योंकि उनके पास ऐसी बहुत सी नई बातें थीं जो वे हमें सिखाना चाहते थे। वे खुश थे क्योंकि हमने उनके पहले सबक को इतनी अच्छी तरह से सीख लिया था। हमने यह भी सीख लिया था कि पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाया जाता है। स्टोर में नौकरी के बदले में पैसा नहीं मिलता था, इसलिए हमें मजबूरन अपनी कल्पना शक्ति पर जोर डालना पड़ता था ताकि हम पैसा कमाने का कोई दूसरा तरीका ढूंढ सकें। कॉमिक्स लाइब्रेरी हमारा अपना व्यवसाय था। हमारा धन हमारे काबू में था और हम किसी मालिक के मोहताज नहीं थे। इसमें सबसे अच्छी बात यह थी कि हमारे व्यवसाय से हमें तब भी पैसा मिलता था जब हम वहाँ स्वयं मौजूद नहीं होते थे। इस समय हम पैसे के लिए काम नहीं करते थे, बल्कि हमारे पैसा हमारे लिए काम करता था। ज़्यादा तनख्वाह देने के बजाय अमीर डैडी ने हमें इतनी बढ़िया नसीहत दे दी थी। अध्याय 3 सबक 2 पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। 1990 में मेरे सबसे अच्छे दोस्त माइक ने अपने डैडी का लंबा चौड़ा कारोबार संभाल लिया है और उसे अपने डैडी से ज़्यादा कामयाबी मिल रही है। हम एक दूसरे से साल में 1-2 बार गोल्फ कोर्स पर मिलते हैं। वह और उसकी पत्नी इतने ज़्यादा अमीर है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हमें डैडी का साम्राज्य बहुत सुरक्षित हाथों में है और अब माइक अपने बेटे को उसी तरह सिखा रहा है जिस तरह से उसके डैडी ने हमें सिखाया था। 1994 में मैं 47 साल की उम्र में रिटायर हो गया और मेरी पत्नी किम उस वक्त 37 साल की थी। रिटायरमेंट का यह मतलब नहीं है कि हम काम नहीं करेंगे या आगे काम नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि जब तक कोई चमत्कार ही न हो जाए तब तक हम काम करने या न करने के लिए आज़ाद हैं। इसका कारण यह है कि हमारी दौलत अपने आप बढ़ती रहती है, मुद्रास्फीति की दर से कहीं ज़्यादा तेज़ रफ्तार से। मुझे लगता है कि
आज़ादी इसी को कहते हैं। हमारी दौलत इतनी ज़्यादा है कि यह अपने आप बढ़ सकती है। यह पेड़ लगाने की तरह है। आप सालों तक इसे पानी देते हैं और एक दिन इसे आपकी ज़रूरत नहीं रहती। इसकी जड़ें ज़मीन में काफ़ी गहराई तक पहुंच जाती है। इसके बाद पेड़ आपके सुख के लिए छाया और फल देता है। माइक ने साम्राज्य चलाने का विकल्प चुना और मैंने रिटायर होने का। जब भी मैं लोगों से बातें करता हूँ तो वे अक्सर मुझसे सलाह मांगते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, शुरुआत कहाँ से और कैसे की जाए। आपकी नज़र में कौन सी पुस्तक अच्छी रहेगी? सबसे अमीर बिजनेसमैन। 1923 में हमारे सबसे महान नेता और सबसे अमीर बिजनेसमैन शिकागो में एजवाटर बीच पर इकट्ठे हुए। ये लोग बहुत मशहूर थे। चार्ल्स श्वाब सबसे बड़ी स्टील कंपनी के मुखिया थे। सैमुअल इनशुल दुनिया की सबसे बड़ी यूटिलिटी के अध्यक्ष थे। हावर्ड हॉब्सन सबसे बड़ी गेम्स कंपनी के मुखिया थे। आइवर क्रूजर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक इंटरनेशनल मैच कंपनी के अध्यक्ष थे। लियोनार्ड फ्रेजर बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के अध्यक्ष थे। रिचर्ड व्हिटनी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के मुखिया थे। आर्थर कॉटन और जेसी लिवरमोर सबसे बड़े दो स्टॉक स्पेक्यूलेटर्स थे और अल्बर्ट फॉल प्रेसिडेंट हार्डिंग के कैबिनेट में मंत्री थे। 25 साल बाद इनमें से 9 लोगों का अंत इस तरह हुआ। श्वाब 5 साल तक कर्ज में डूबे रहने के बाद गरीबी में मरे। इनशुल की मौत विदेश में दिवालियापन की हालत में हुई। क्रूजर और कॉटन भी गरीबी में मरे। हॉब्सन पागल हो गए। व्हिटनी और अल्बर्ट फॉल उस समय जेल से रिहा हुए थे। फ्रेजर और लिवरमोर आत्महत्या कर चुके थे। शायद कोई भी ठीक से यह नहीं बता सकता कि इन लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ था। यह 1923 की बात है। हम इतना अंदाज़ा तो लगा सकते हैं कि यह 1929 के मार्केट क्रैश और बड़ी आर्थिक मंदी के ठीक पहले का समय था। मंदी का इन लोगों पर निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा असर हुआ होगा। देखने वाली बात यह है कि आज हम इन लोगों से ज़्यादा मुश्किल समय में जी रहे हैं। परिवर्तन ज़्यादा तेज़ी से हो रहे हैं और पूरी दुनिया में हो रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले 25 सालों में बहुत से ऐसे उतार चढ़ाव आएंगे जो इन लोगों द्वारा चले गए और उतार चढ़ाव की तरह ही होंगे। मुझे यह चिंता है कि बहुत से लोग सिर्फ पैसे पर अपना ध्यान लगाए बैठे हैं और अपनी सबसे बड़ी दौलत पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसका नाम है शिक्षा। अगर लोग लचीले होने, दिमाग खुला रखने और सीखने के लिए तैयार रहे तो इन परिवर्तनों के बावजूद वे बहुत अमीर बन सकते हैं। अगर लोग यह सोचेंगे कि पैसा ही उनकी समस्या को सुलझा सकता है तो ऐसे लोगों के लिए आगे आने वाला समय बहुत परेशानी भरा होगा। बुद्धि से समस्याएं सुलझती है और पैसा आता है। अगर आपके पास पैसे की समझ नहीं है तो पैसा चाहे आप भी जाए पर ज़्यादा देर तक नहीं टिकता। ज़्यादातर लोग जिंदगी भर यह नहीं समझ पाते कि असल बात यह नहीं है कि आप कितना पैसा कमा पाते हैं, बल्कि यह है कि आप कितना पैसा रख पाते हैं। हमने लॉटरी जीतने वाले इन गरीब लोगों की कहानियाँ सुनी हैं जो अचानक अमीर बन जाते हैं पर कुछ समय बाद वे फिर से गरीब हो जाते हैं। ये लोग लाखों करोड़ों जीतते हैं फिर भी वे लौटकर वहीं आ जाते हैं जहाँ से उन्होंने शुरू किया था। आपने उन व्यावसायिक एथलीट्स की कहानियाँ भी पढ़ी होगी जो 24 साल की उम्र में हर साल करोड़ों डॉलर कमाते हैं और 34 साल की उम्र में उन्हें पुल के नीचे सोना पड़ता है। आज ही के अखबार में एक युवा बास्केटबॉल खिलाड़ी की खबर छपी है जो 1 साल पहले करोड़ों का मालिक था। आज वह यह शिकायत करता फिर रहा है कि उसके दोस्तों, वकीलों और अकाउंटेंट्स ने उसके पैसे हड़प लिए और इसी वजह से आज उसे बहुत कम मजदूरी पर कार धोने का काम करना पड़ता है। वह सिर्फ 29 साल का है। उसे कार धोने के काम से भी निकाल दिया गया। इसकी वजह यह थी कि उसने कार साफ करते समय अपनी चैंपियनशिप रिंग उतारने से मना कर दिया
और इसलिए उसकी खबर अखबार में छप गई। वह अपने निकाले जाने का विरोध कर रहा है और कहता है कि यह भेदभाव है। अंगूठी ही तो उसकी महान जिंदगी की इकलौती निशानी है। उसका कहना है कि अगर आप उसकी अंगूठी उतरवा लेंगे तो उसके पास जिंदा रहने का कोई सहारा नहीं बचेगा, वह मर जाएगा। 1997 में मैं ऐसा बहुत से लोगों को जानता हूँ जो नए नए करोड़पति बन रहे हैं। एक बार फिर यह 1920 के उछाल वाले दशक की याद दिला देता है। हालांकि मैं खुश हूँ कि इतने ज़्यादा लोग अमीर बनते जा रहे हैं, पर मैं उन्हें चेतावनी देना चाहता हूँ कि लंबे समय में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितना पैसा कमाया, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि आपने कितना पैसा रखा और आपने कितनी पीढ़ियों तक उस पैसे को सहेजा। तो जब लोग मुझसे पूछते हैं हम किस तरह शुरू करें या मुझे बताइए कि जल्दी से अमीर कैसे बना जा सकता है, तो वे मेरे जवाब से बहुत निराश होते हैं। मैं उनसे सिर्फ यही कहता हूँ जो मेरे अमीर डैडी ने मुझसे बचपन में कहा था, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हारे पास पैसे की समझ होनी चाहिए। जब भी मैं अमीर डैडी से मिलता था, यह विचार मेरे दिमाग में हर बार ठोका जाता था। जैसे मैंने कहा, मेरे पढ़े लिखे डैडी हमेशा किताब पढ़ने के फ़ायदे बताते रहते थे। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी वित्तीय साक्षरता या पैसे की समझ विकसित करने पर जोर देते थे। अगर आप एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक गहरा गड्ढा खोदना पड़ेगा और एक मजबूत नींव डालनी होगी। अगर आप किसी उपनगर में एक घर बनाने जा रहे हैं तो आपको सिर्फ 6 इंच का कंक्रीट का स्लैब डालना होगा। ज़्यादातर लोग अमीर बनने का चक्कर में 6 इंच के स्लैब पर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करना चाहते हैं। हमारा स्कूल सिस्टम उस ज़माने का है जब खेती किसानी ही अर्थव्यवस्था का आधार थी। आज भी यह बिना नींव के घरों में भरोसा करते हैं। धूल का फर्श आज भी लोकप्रिय है, इसलिए स्कूल से निकलने वाले बच्चों की कोई आर्थिक नींव नहीं होती। एक दिन जब उन्हें नींद नहीं आती और वे कर्ज में डूब जाते हैं तो वे अमेरिकी सपने को देखते हैं और यह फैसला करते हैं कि पैसे की जो समस्या उनके सामने खड़ी है उसे अमीर होकर ही सुलझाया जा सकता है। इमारत बनाना शुरू हो जाती है, यह तेज़ी से ऊपर बढ़ती है और जल्द ही एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के बजाय हमारे पास सर्बिया का लीनिंग टावर होता है। हमारी रातों की नींद एक बार फिर उड़ जाती है। माइक और मेरे लिए दोनों ही विकल्प संभव थे क्योंकि हमारी आर्थिक नींव मजबूत थी और पैसे की समझ हमें बचपन से ही सिखाई गई थी। देखा जाए तो अकाउंटिंग शायद दुनिया का सबसे बोरिंग विषय है। यह बहुत उलझन भरा विषय भी है, पर अगर आप लंबे समय तक अमीर बने रहना चाहते हैं तो यह सबसे महत्वपूर्ण विषय भी है। सवाल यह है कि आप इस बोरिंग और उलझन भरे विषय को अपने बच्चे को किस तरह सिखा सकते हैं। इस सवाल का जवाब है इसे आसान बनाकर। पहले इसे तस्वीरों के जरिए सिखाएं। अमीर डैडी ने माइक और मेरे लिए एक मजबूत आर्थिक नींव डाली थी। चूँकि हम लोग छोटे बच्चे थे, इसलिए उन्होंने हमें सिखाने का एक आसान तरीका ईजाद किया। सालों तक वे केवल चित्र बनाते रहे और उनके साथ शब्दों का इस्तेमाल करके हमें समझाते रहे। जब माइक और मैंने उन आसान डायग्राम्स की मदद से आर्थिक शब्दावली और पैसे के खेल को समझ लिया तो उसके कई सालों बाद अमीर डैडी ने अंकों को जोड़ना शुरू किया। आज माइक को जितने अकाउंटिंग विश्लेषण की ज़रूरत है वह उससे भी कहीं सूक्ष्म और जटिल विश्लेषण कर सकता है। उसके पास 10 अरब डॉलर का साम्राज्य है। मैं इतना ज़्यादा जटिल विश्लेषण नहीं करता क्योंकि मेरा साम्राज्य छोटा है, परंतु हम दोनों की ही नींव आसान नींव थी। आगे आने वाले पृष्ठों में मैं आपको सामने वही आसान से चित्र खींचूंगा जो माइक के डैडी ने हमारे लिए खींचे थे। हालांकि वे आसान हैं, परंतु इन चित्रों के सहारे उन्होंने 2 छोटे बच्चों को ठोस और गहरी नींव पर दौलत का बड़ा महल बनाना सिखाया। नियम 1, आपको संपत्ति और दायित्व का अंतर पता होना चाहिए
और हमेशा संपत्ति ही खरीदनी चाहिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको बस इतना ही जानने की ज़रूरत है। यह पहला नियम है, यही इकलौता नियम है। यह बहुत आसान लगता है, पर ज़्यादातर लोगों को यह पता ही नहीं है कि यह नियम कितना महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर लोग पैसे की समस्याओं में सिर्फ इसलिए उलझे रहते हैं क्योंकि उन्हें यह पता ही नहीं होता कि संपत्ति और दायित्व में क्या फ़र्क होता है। अमीर लोग संपत्ति इकट्ठी करते हैं और गरीब और मध्यम वर्गीय लोग दायित्व इकट्ठे करते हैं। और मज़े की बात यह है कि उन लोगों को यह लगता है कि वे संपत्ति इकट्ठा कर रहे हैं। जब अमीर डैडी ने माइक और मुझे यह बताया तो हमने सोचा कि वे मजाक कर रहे हैं। हम दो बच्चे अमीर बनने का रहस्य जानने के लिए इतने हैरान परेशान थे, जबकि उसका सवाल का जवाब इतना आसान था। यह इतना ज़्यादा आसान था कि हमें इस बात पर सोचने के लिए बहुत देर तक ठहरना पड़ा। संपत्ति क्या है? माइक ने पूछा। अभी इस बारे में चिंता मत करो, अमीर डैडी ने कहा। अभी सिर्फ इस विचार को अपने दिमाग में घुस जाने दो। अगर तुम इसे आसानी से समझ सकते हो तो तुम्हारी ज़िंदगी की एक योजना होगी और तुम्हें ज़िंदगी भर पैसे की कभी दिक्कत नहीं होगी। यह आसान है, इसलिए इसे अनदेखा कर दिया जाता है। आपका मतलब है कि हमें बस इतना ही जानने की ज़रूरत है कि संपत्ति क्या है। यह जानने के बाद हम उसे हासिल कर ले और अमीर बन जाए? मैंने पूछा। अमीर डैडी ने हामी भरी। हाँ, यह इतना ही आसान है। अगर यह इतना ही आसान है तो फिर हर आदमी अमीर क्यों नहीं बन जाता? मैंने पूछा। अमीर डैडी मुस्कुराए। क्योंकि लोग संपत्ति और दायित्व में फ़र्क नहीं कर पाते। मुझे याद है मैंने पूछा था, वयस्क लोग इतने मूर्ख कैसे हो सकते हैं? अगर यह इतना आसान है और इतना महत्वपूर्ण है तो हर कोई इसे जानना या खोजना क्यों नहीं चाहते? संपत्ति और दायित्व क्या होते हैं? यह समझाने में अमीर डैडी को बस कुछ ही मिनट लगे। बड़े लोगों को यह नियम समझाने में मुझे बहुत कठिनाई होती है। क्यों? क्योंकि बड़े लोग ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि ज़्यादातर लोग आसान विचारों को नहीं समझ पाते। इसका कारण यह है कि उनकी शिक्षा अलग तरह से हुई है। उन्हें दूसरे प्रोफेशनल ने पढ़ाया है, जैसे बैंकर्स, अकाउंटेंट्स, रियल एस्टेट एजेंट्स, फाइनेंशियल प्लानर्स इत्यादि। ज़्यादातर बड़े लोगों के सामने मुश्किल यह होती है कि उन्हें बहुत कुछ भूलना पड़ता है और एक बार फिर से बच्चा बनना पड़ता है। एक समझदार वयस्क को अक्सर ऐसा लगता है कि आसान परिभाषाओं पर ध्यान देना मूर्खता है। अमीर डैडी किस सिद्धांत में यकीन करते थे? कीप इट सिंपल स्टूपिड। मूर्ख, इसे आसान ही रहने दो। इसलिए वे हम दो छोटे बच्चों को सबक को आसान बनाते थे और इस तरह उन्होंने हमारे पैसे की नींव को ज़्यादा मजबूत बना दिया। तो दिक्कत या उलझन किस बात से आती है? या इतनी आसान चीज़ किस तरह कठिन बन जाती है? कोई ऐसी संपत्ति क्यों खरीदता है जो असल में दायित्व होती है? इसका जवाब हमें अपनी बुनियादी शिक्षा में मिलता है। हम साक्षरता शब्द पर ध्यान देते हैं और पैसे की साक्षरता को अनदेखा कर देते हैं। कोई वस्तु संपत्ति है या दायित्व, यह कैसे पता चलेगा? अगर आप सचमुच झंझट में फंसना चाहे तो इन शब्दों को डिक्शनरी में देख लें। मैं जानता हूँ कि वहाँ दी हुई परिभाषाएं किसी अकाउंटेंट को अच्छी लगती होगी, पर दिक्कत यह है कि आम आदमी उन्हें पूरी तरह से नहीं समझ पाता। फिर भी हम वयस्क लोग यह मानने में अपनी तौहीन समझते हैं कि कोई चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही। छोटे बच्चे को समझाते समय अमीर डैडी ने एक बार कहा था, संपत्ति को शब्दों के नहीं अंकों के द्वारा पढ़ा जाता है, और अगर आप अंकों को नहीं पढ़ सकते तो आपको संपत्ति और ज़मीन में खुदे गड्ढे में कोई फ़र्क महसूस नहीं होगा। अकाउंटिंग में अंक महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण तो वह बात है जो अंक आपको बता रहे हैं। यह शब्दों की ही तरह है, शब्द महत्वपूर्ण नहीं होते, महत्वपूर्ण वह बात होती है जो शब्दों के जरिए बताई जाती है। कई लोग पढ़ते हैं पर ज़्यादा समझ नहीं पाते। यह रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या पढ़े हुए को समझने की काबिलियत होती है, और इस क्षेत्र में हम सबकी अलग अलग काबिलियत होती है। उदाहरण के लिए मैंने हाल ही में
एक नया वीसीआर खरीदा। इसके साथ निर्देश पुस्तिका भी थी जिसमें समझाया गया था कि अपने वीसीआर को किस तरह प्रोग्राम किया जाता है। मैं शुक्रवार की शाम को आने वाले अपने फेवरेट टीवी शो को रिकॉर्ड करना चाहता था, पर उस निर्देश पुस्तक को पढ़ते पढ़ते मैं पागल हो गया। मुझे दुनिया में कोई भी काम इतना मुश्किल नहीं लग रहा था जितना कि अपने वीसीआर को प्रोग्राम करने में। शब्दों को पढ़ सकता था, पर उसके बावजूद मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मुझे शब्दों को पहचानने में ए मिल रहा था, परंतु उन्हें समझने में मुझे एक मिल रहा था। और यही ज़्यादातर लोगों के साथ पैसे के मामले में होता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अंकों को पढ़ना और उन्हें समझना आना चाहिए। मैंने अपने अमीर डैडी से यह बात हज़ारों बार सुनी है, और मैंने यह भी सुना है अमीर लोग संपत्ति इकट्ठी करते हैं जबकि गरीब और मध्यम वर्गीय लोग दायित्व इकट्ठे करते हैं। यहाँ यह बताया जा रहा है कि संपत्ति और दायित्व में क्या फ़र्क होता है। ज़्यादातर अकाउंटेंट और फाइनेंशियल प्रोफेशनल परिभाषाओं पर आपस में सहमत नहीं होते, परंतु यह आसान चित्र या रेखा चित्र दो छोटे बच्चों के लिए मजबूत वित्तीय नींव डालने में बड़े काम आए। बहुत छोटे बच्चों को सिखाने के हिसाब से अमीर डैडी ने हर चीज़ को बहुत आसान बनाया रखा, और जहाँ तक बना पड़ा उन्होंने चित्र या रेखा चित्र का प्रोग्राम बहुत छोटे बच्चों को सिखाने के हिसाब से अमीर डैडी ने हर चीज़ को बहुत आसान बनाए रखा, और जहाँ तक बना पड़ा उन्होंने चित्र या रेखा चित्र का प्रयोग ज़्यादा किया, शब्दों का उपयोग कम से कम किया, और अंकों का तो कई वर्षों तक इस्तेमाल ही नहीं किया। ऊपर दिया हुआ बॉक्स एक इनकम स्टेटमेंट है, जिसे अक्सर लाभ और हानि का स्टेटमेंट भी कहा जाता है। यह आमदनी और खर्च बताता है, आने वाला पैसा और जाने वाला पैसा। नीचे का चित्र बैलेंस शीट है। इसे इसलिए यह कहा जाता है क्योंकि इसमें संपत्ति और दायित्व को एक साथ मिलाकर देखा जाता है, यानी उन्हें बैलेंस किया जाता है। कुछ लोग जिनमें पैसे की समझ नहीं होती, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के बीच के संबंध को नहीं जानते। यह संबंध जानना बहुत ही ज़रूरी है। पैसे की तंगी की असली वजह यह होती है कि लोग संपत्ति और दायित्व के बीच के अंतर को ठीक से नहीं समझ पाते। अक्सर इन दोनों शब्दों की परिभाषाएं भी समस्या खड़ी कर देती है। अगर आपको दुविधा में पढ़ना अच्छा लगता है तो आप शब्दकोश उठाकर उसमें संपत्ति और दायित्व शब्दों का मतलब देख लें। अब इन परिभाषाओं का मतलब अकाउंटेंट को तो अच्छी तरह से समझ में आ सकता है, पर आम आदमी के लिए यह वैसी ही बात हो गई जैसे परिभाषा का मतलब मैंडेरियन जैसी किसी विदेशी भाषा में लिख दिया गया हो। आप परिभाषा में लिखे हुए शब्दों को तो पढ़ सकते हैं, पर उन्हें अच्छी तरह समझना कठिन है। इसलिए जैसा मैंने पहले कहा था, मेरे अमीर डैडी ने हमेशा दोनों छोटे बच्चों को यह आसान परिभाषा सिखाई। संपत्ति वह होती है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। अच्छी, आसान और उपयोग में आने वाली परिभाषा। यह एक दायित्व का कैश फ्लो पैटर्न है। अब चूंकि संपत्ति और दायित्व को चित्र से समझा दिया गया है, इसलिए शब्दों में दी गई परिभाषाओं को समझना ज़्यादा आसान होगा। संपत्ति वह चीज़ है जो मेरी जेब में पैसे डालती है। दायित्व वह चीज़ है जो मेरी जेब से पैसे निकालती है। वास्तव में आपको इतना ही जानने की ज़रूरत है। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो आप ज़िंदगी भर संपत्ति खरीदते रहिए। अगर आप गरीब या मध्यम वर्गीय आदमी बनना चाहते हैं तो आप दायित्व खरीदते रहिए। इनके बीच के फ़र्क को न जानने से ज़्यादातर लोग जीवन भर पैसे की तंगी से परेशान रहते हैं। पैसे के लिए आदमी इसलिए परेशान होता रहता है क्योंकि वह न तो शब्दों को समझ पाता है, न ही अंकों को। जिन लोगों के सामने पैसे की मुश्किल आ रही है, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि शब्दों या अंकों में ऐसा कुछ है जिसे वे पढ़ नहीं पा रहे। कोई चीज़ ठीक से उनकी समझ में नहीं आ रही। अमीर लोग इसलिए अमीर होते हैं क्योंकि इस मामले में वे पैसे की तंगी से परेशान लोगों से ज़्यादा समझदार होते हैं। तो अगर आप अमीर बनना चाहते हैं
और अपनी दौलत को बनाए रखना चाहते हैं तो पैसे की साक्षरता और समझदारी महत्वपूर्ण है, शब्दों में भी और अंकों में भी। चित्रों में जो तीर लगे हैं वे पैसे के बहाव यानी कैश फ्लो को बताते हैं। ध्यान रखिए, सिर्फ अंकों से पूरी बात समझ में नहीं आती है और सिर्फ शब्दों से भी पूरी बात समझ में नहीं आती है। महत्व तो पूरी कहानी का होता है। किसी वित्तीय रिपोर्ट में अंकों को पढ़ना प्लॉट या कहानी ढूंढने की तरह ही है। पैसा कहाँ जा रहा है, इस बात की कहानी। 80% परिवारों की पैसे की कहानी यह होती है कि वे अमीर बनने के लिए कड़ी मेहनत करते जाते हैं। इसका कारण यह नहीं है कि वे पैसे नहीं कमाते, असली कारण यह है कि वे जिंदगी भर संपत्ति की जगह दायित्व खरीदते रहते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि गरीब आदमी अपना पैसा कैसे खर्च करता है। एक्चुअली एक गरीब इंसान को संपत्ति और दायित्व के बारे में कुछ पता नहीं होता, इसलिए वो बेचारा अपने पैसे को कुछ इस तरह से खर्च करता है। इसे पैसे उसकी सैलरी से मिलते हैं, वो उन्हें खर्च कर देता है और उसके पैसे ख़त्म हो जाते हैं। इससे ज़्यादा पैसे कमाने के लिए इसे रोज़ दोबारा मेहनत करनी पड़ती है, यानी कम पैसे होने के वजह से न तो ये संपत्ति खरीद पाता है, ना ही दायित्व। अब बात करते हैं मध्यम वर्गीय आदमी की। एक मध्यम वर्गीय आदमी के पास इनकम थोड़ी ज़्यादा आती है और वो पैसे पहले इसके एक्सपेंस कॉलम में जाते हैं, यानी वो पहले अपने खर्च पूरे करता है और उसके बाद वो दायित्व खरीदता है, जैसे कि नई कार, नया मोबाइल, नया घर वगैरह। वे दायित्व उसकी जेब से हर महीने पैसे निकालती रहती है। एक मध्यम वर्गीय इंसान के पास बहुत ही कम संपत्ति होती है जो उसे पैसे कमा कर दे सके। कई मध्यम वर्गीय लोगों के पास संपत्ति नहीं होती, यानी कोई पैसिव इनकम का सोर्स नहीं होता, इसलिए वो पूरी ज़िंदगी रेट रेस में लगे रहते हैं। फाइनली आता है एक अमीर आदमी का एग्जाम्पल। इसके पैसे खर्चने का तरीका बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इन लोगों का पूरा फोकस उनकी संपत्ति वाले कॉलम में होता है, यानी वो अपनी इनकम से पैसे खर्च करके यही सोचता है कि वे ऐसी चीज़ें कैसे बनाएं या ख़रीदें जिससे इसे हर महीने पैसा मिलता रहे और इन पैसों के लिए उसे ज़्यादा काम न करना पड़े। उनकी यह सोच होती है कि वे अपनी ज़िंदगी में संपत्ति बनाएं और उसके बाद ही दायित्व लेंगे। इसलिए कई छोटे छोटे बिजनेसमैन को भी आपने यही कहते सुना होगा कि पहले दुकान और फिर मकान। तो गरीब को संपत्ति या दायित्व के बारे में नॉलेज ही नहीं होता। मध्यम वर्गीय इंसान को थोड़ी बहुत नॉलेज होती है, लेकिन वो पूरी ज़िंदगी लोगों को शो ऑफ करने के लिए दायित्व लेता जाता है, जो उसकी जेब से एक बार नहीं बार बार पैसे निकलवाती है और इसीलिए लोग रेट रेस में लगे रहते हैं। अमीर आदमी सबसे पहले अपनी संपत्ति पर फोकस करता है। वो सोचता है कि वो पहले पैसिव इनकम सोर्स क्रिएट करेगा और उसके बाद ही दायित्व लेगा। बस पैसे खर्च करने की प्रायोरिटी ही किसी इंसान को अमीर या गरीब बना देती है। इसे समझाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम वापस युवा पति पत्नी की कहानी की तरफ चलें। उनकी आमदनी बढ़ने के कारण वे फैसला करते हैं कि वे अब किराए के मकान में नहीं रहेंगे, बल्कि अपने सपनों का घर खरीद लेंगे। जब वे अपने घर में पहुंच जाते हैं तो उन पर एक नया टैक्स का बोझा आ जाता है, जिसे प्रॉपर्टी टैक्स कहते हैं। फिर वो लोग एक नई कार खरीदते हैं, नया फर्नीचर और नया सामान खरीदते हैं ताकि उनका घर आलीशान लगे। अचानक वे अपने सपने से जागते हैं और देखते हैं कि उनके दायित्व का कॉलम बढ़ गया है। वे कर्ज में हैं और उन्हें बहुत से मॉर्टगेज ऋण और क्रेडिट कार्ड ऋण चुकाने हैं। अब वे चूहा दौड़ में फंस चुके हैं। एक बच्चा पैदा हो जाता है, वे और कड़ी मेहनत करते हैं। प्रक्रिया फिर दोहराई जाती है। ज़्यादा पैसा आता है, उस पर ज़्यादा टैक्स लगता है, जिसे ब्रैकेट क्रीप भी कहा जाता है। तभी उनके पास डाक में एक और क्रेडिट कार्ड आ जाता है। वे उसका इस्तेमाल करते हैं, वह ख़त्म हो जाता है। तभी एक लोन कंपनी का आदमी
आकर उन्हें बताता है कि उनकी सबसे बड़ी संपत्ति उनके घर की कीमत बढ़ गई है। कंपनी उन्हें एक बिल कंसोलिडेशन लोन देने का ऑफर देती है क्योंकि उनकी क्रेडिट बहुत अच्छी है। कंपनी उन्हें यह भी बताती है कि समझदारी इसी में होगी कि वे अपने ऊंची ब्याज दर पर लिए गए कंज्यूमर लोन को उनके क्रेडिट कार्ड से चुका दें और उसके अलावा उनके घर पर लगने वाले ब्याज से उन्हें टैक्स में भी छूट मिलेगी। वे ऐसा ही करते हैं और ज़्यादा ब्याज दर वाले क्रेडिट कार्ड का भुगतान कर देते हैं। उसके बाद वे राहत की सांस लेते हैं। उन्होंने क्रेडिट कार्ड का हिसाब साफ कर दिया है। अब उन्होंने अपने उपभोक्ता ऋण को होम मॉर्टगेज में बदल लिया है। उनका भुगतान भी कम हो जाता है क्योंकि उन्हें अपने कर्ज को 30 साल की किस्त में चुकाना है। समस्या से निपटने का यही स्मार्ट तरीका है। उनके पड़ोसी आते हैं और उन्हें शॉपिंग पर चलने का न्योता देते हैं। मेमोरियल डे की सेल लगी हुई है, यही तो मौका है कुछ पैसे बचाने का। वे अपने आप से कहते हैं, मैं कुछ नहीं खरीदूंगा, मैं तो सिर्फ देखने जा रहा हूँ। परंतु अगर कोई चीज़ जम जाए तो उसे खरीदने की उम्मीद में वे अपने क्रेडिट कार्ड को ले जाना नहीं भूलते। मैं ऐसे युवा दंपति से हर समय टकराता हूँ। उनके नाम बदलते रहते हैं पर उनकी पैसे की तंगी एक सी रहती है। वे मेरी चर्चाओं में यह सुनने के लिए आते हैं कि मैं इस बारे में क्या कहता हूँ। वे मुझसे पूछते हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि और ज़्यादा पैसा कैसे कमाया जा सकता है। उनकी खर्चीली आदतों ने उन्हें और ज़्यादा कमाने के लिए मजबूर कर दिया है। वे इतना भी नहीं जानते कि दरअसल समस्या पैसा कमाने की नहीं है, पैसा सही तरह से खर्च करने की है और यही पैसे की तंगी का कारण है। यह समस्या इसलिए और भी भयानक हो जाती है क्योंकि वे संपत्ति और दायित्व के फर्क को नहीं समझ पाते। मेरा मानना है कि ज़्यादा पैसे से शायद ही कभी किसी की पैसे की समस्या सुलझती है। समस्या समझदारी से सुलझती है। मेरा एक दोस्त बार बार कर्ज में फंसे लोगों को यही सलाह देता है। अगर आपको लगता है कि आपने अपने आप को किसी गड्ढे में फंसा लिया है तो गड्ढा खोदना बंद कर दो। मेरी डैडी बचपन में हमें बताया करते थे कि जापानी 3 ताकतों को मानते थे: तलवार की ताकत, रत्नों की ताकत और दर्पण की ताकत। तलवार हथियार की ताकत का प्रतीक थी। अमेरिका ने हथियारों पर खरबों डॉलर खर्च कर दिए हैं और इसी कारण वह आज विश्व में सबसे ताकतवर देश है। रत्न पैसे की ताकत का प्रतीक है। इस कहावत में कुछ तो सच्चाई है। यह स्वर्णिम नियम याद रखो, जिसके पास स्वर्ण है वही नियम बनाते हैं। दर्पण आत्मज्ञान का प्रतीक है। जापानी दंतकथा के अनुसार यह आत्मज्ञान इन तीनों में सबसे कीमती वस्तु थी। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग अक्सर धन की ताकत से नियंत्रित होते हैं। वे सुबह सुबह उठकर कड़ी मेहनत करने यानी नौकरी करने चले जाते हैं और खुद से यह तक नहीं पूछते कि क्या ऐसा करना समझदारी है। पैसे की समझ न होने के कारण ज़्यादातर लोग पैसे की डरावनी ताकत को यह इजाज़त दे देते हैं कि वह उन्हें काबू में कर ले। पैसे की ताकत उनके विरोध में इस्तेमाल होती है। अगर वे दर्पण की ताकत का इस्तेमाल करते तो वे खुद से यह सवाल पूछते, क्या इसमें समझदारी है। बहुत बार अपनी अंदरूनी समझदारी पर भरोसा करने के बजाय लोग भीड़ के साथ साथ चलने लगते हैं। वे कोई काम इसलिए करते हैं क्योंकि सभी लोग ऐसा करते हैं। वे सवाल पूछने के बजाय नकल करने लगते हैं। अक्सर वे नासमझी के कारण वही दोहराते हैं जो उन्हें सिखाया गया है। इस तरह के विचार कि आपका घर आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, आपका घर आपका सबसे बड़ा निवेश है। अगर आप ज़्यादा कर्ज लेते हैं तो आपको टैक्स में ज़्यादा छूट मिलेगी। सुरक्षित नौकरी खोजो, गलतियाँ मत करो, खतरे मत उठाओ। ऐसा कहा जाता है कि ज़्यादातर लोगों के लिए मौत से भी डरावनी चीज़ होती है कि भीड़ के सामने बोलने का डर। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि ज़्यादातर लोग सार्वजनिक मंच पर बोलने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें यह डर होता है कि उनकी बुराई होगी, लोग उनकी हंसी उड़ाएंगे, वे अकेले रह जाएंगे, सबसे कट जाएंगे और बिरादरी से अलग थलग कर दिए जाएंगे।
सबसे अलग होने का डर या अकेले रह जाने का डर ही वह सबसे बड़ा कारण है जिस वजह से ज़्यादातर लोग अपनी समस्या हल करने के लिए नए तरीके नहीं ढूंढते। इसलिए मेरे पढ़े लिखे डैडी कहा करते थे कि जापानी लोग दर्पण की ताकत को सबसे ज़्यादा महत्व देते थे, क्योंकि जब इंसान दर्पण में खुद को देखता है तभी उसे सच्चाई का पता चलता है। और ज़्यादातर लोग खतरे मत उठाओ इसलिए कहते हैं क्योंकि वे खुद डरे हुए होते हैं। यह किसी भी चीज़ के बारे में कहा जा सकता है, जैसे खेल में, संबंध में, करियर में, धन में। इसी समाज से कट जाने के डर के कारण लोग लीक पर चलते हैं और समाज की स्वीकृति मान्यताओं पर लोकप्रिय प्रवृत्ति के खिलाफ नहीं जाते। आपका घर एक संपत्ति है। बिल कंसोलिडेशन, लोन लो और कर्ज से बाहर निकल जाओ। कड़ी मेहनत करो। प्रमोशन का सवाल है। एक दिन में वाइस प्रेसिडेंट बन जाऊंगा। पैसे बचाओ। जब मेरी तनख्वाह बढ़ेंगी तो मैं एक बड़ा घर खरीद लूँगा। म्यूचुअल फंड सुरक्षित है। टिकलमी एल्मो डॉल्स अभी स्टॉक में नहीं है, परंतु मेरे पास एक डॉल रखी हुई है जो दूसरे ग्राहक अब तक लेने नहीं आए हैं। भीड़ के साथ चलने और पड़ोसियों के ऐशो आराम की के कारण पैसे की बहुत सी समस्याएं पैदा होती हैं। कई बार हम सभी को दर्पण में देखने की ज़रूरत होती है और हमें अपने डर के बजाय अपनी अंदरूनी समझदारी से सोचना चाहिए। जब माइक और मैं 16 वर्ष के हुए तो हमें स्कूल में समस्याएं आने लगी थी। हम बुरे बच्चे नहीं थे, हम केवल अपने आप को भीड़ से अलग कर रहे थे। स्कूल के बाद और शनिवार रविवार को हम माइक के डैडी के लिए काम करते थे। माइक और मैं अक्सर घंटों तक उसके डैडी के साथ बैठे रहते थे जब वे अपने बैंकर्स, वकील, अकाउंटेंट, ब्रोकर, निवेशक, मैनेजर्स और कर्मचारियों के साथ चर्चा करते थे। माइक के डैडी ने 13 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था और अब वे पढ़े लिखे लोगों को रास्ता दिखा रहे थे, उन्हें आदेश और निर्देश दे रहे थे, उनसे सवाल पूछ रहे थे। पढ़े लिखे लोग उनकी एक आवाज़ पर दौड़े चले आते थे और उनके गुस्से से डरते थे। यह आदमी कभी भीड़ के साथ नहीं चला। इस आदमी ने खुद के दम पर सोचा और फैसला किया। इन्हें इन शब्दों से चिढ़ होती थी। हमें इसे इस तरह से इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि सभी लोग इसी तरह से करते हैं। वे नहीं हो सकता से भी बहुत चिढ़ते थे। अगर आप उनसे कोई काम करवाना चाहते हैं तो आपको बस इतना ही कहना था, मुझे लगता है कि आप इसे नहीं कर सकते। माइक और मैं उनके साथ रहकर जितना सीखे उतना हमने स्कूल में बिताए सालों में कभी नहीं सीखा, कॉलेज में भी नहीं। माइक के डैडी के पास स्कूल की शिक्षा तो नहीं थी, पर उनके पास पैसे की शिक्षा थी और इसी कारण वे सफल भी थे। वे हमें बार बार बताया करते थे, एक समझदार आदमी अपने से ज़्यादा समझदार लोगों को नौकरी पर रख सकता है। इसलिए माइक और मुझे समझदार लोगों की बातें सुनने और उनसे सीखने का लाभ मिला। पर इसके कारण माइक और मैं दोनों ही उस सामाजिक मान्यता के साथ नहीं चल पाए जो हमारे शिक्षक हमें सिखाते थे और इस वजह से कई समस्याएं पैदा हो गई। जब कोई टीचर कहता था, अगर तुम्हें अच्छे नंबर नहीं मिलते हैं तो तुम दुनिया में कुछ नहीं कर सकते, तो माइक और मैं अपनी भौहें चढ़ा लेते थे। जब हमें घिसे पीटे डरे पर चलने का कहा जाता था और नियमों का अक्षरशः पालन करना सिखाया जाता था, तो हमें यह लगता था कि स्कूल की शिक्षा दरअसल रचनात्मकता का गला घोट देती है। हम अमीर डैडी की यह बात समझने लगे थे कि स्कूलों को इसलिए बनाया गया है ताकि वहाँ अच्छे कर्मचारी तैयार हो सके, न कि अच्छे मालिक। कभी कभार माइक या मैं टीचर से पूछते थे कि हमें जो पढ़ा रहे हैं उसकी असल ज़िंदगी में क्या उपयोगिता है, या यह कि हमें पैसे के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता। दूसरे सवाल का अक्सर हमें यह जवाब मिलता था कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है और अगर हम अच्छी पढ़ाई करेंगे तो पैसा अपने आप मिलने लगेगा। हम पैसे की ताकत के बारे में जितना ज़्यादा जानते थे, अपने शिक्षकों और सहपाठियों से उतना ही दूर हो जाते थे। मेरे पढ़े लिखे डैडी ने कभी मुझ पर अच्छे नंबर के लिए दबाव नहीं डाला। मुझे इस बात पर हैरत होती है कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया।
पर हम लोगों में पैसे को लेकर अक्सर वाद विवाद होने लगे थे। जब मैं 16 साल का हुआ तो मेरे पैसे की बुनियाद मेरे मम्मी डैडी से अच्छी हो चुकी थी। मैं हिसाब किताब रख सकता था। मैं टैक्स, अकाउंटेंट्स, कॉर्पोरेट अटॉर्नी, बैंकर्स, रियल एस्टेट ब्रोकर्स, निवेशकों इत्यादि की बातें सुनता था। मेरे डैडी शिक्षकों से बातें करते थे। एक दिन मेरे डैडी मुझे बता रहे थे कि हमारा घर हमारे लिए सबसे बड़ा निवेश क्यों है। इस बात को लेकर हम लोगों में बहस हो गई। जब मैंने उन्हें यह बताया कि हमारा घर हमारे लिए एक अच्छा निवेश क्यों नहीं है। आगे आने वाले चित्र से यह साफ हो जाता है कि अपने अपने घरों को लेकर मेरे अमीर डैडी और मेरे गरीब डैडी के विचारों में कितना अंतर था। एक डैडी के हिसाब से उनका घर एक संपत्ति थी, जबकि दूसरे डैडी के हिसाब से यह घर एक दायित्व था। अमीर डैडी मानते थे कि उनका घर एक दायित्व है और गरीब डैडी मानते थे कि उनका घर एक संपत्ति है। मुझे याद है मैंने नीचे वाला चित्र खींचकर अपने डैडी को कैश फ्लो की दिशा समझाने की कोशिश की थी। मैंने उन्हें यह भी बताया था कि घर के साथ साथ उससे जुड़े कुछ दीगर खर्च भी बढ़ जाते हैं। एक ज़्यादा बड़े घर का मतलब था और ज़्यादा खर्च, और इसका मतलब यह था कि कैश फ्लो खर्च के कॉलम से होकर गुजरता रहता था। आज भी लोग मुझसे इस बात पर बहस करते हैं कि उनका घर संपत्ति क्यों नहीं होता। मैं जानता हूँ कि बहुत से लोग के लिए खुद का घर उनका सबसे बड़ा सपना होता है और इसीलिए वे इसे अपना सबसे बड़ा निवेश मानते हैं। अपने घर के मालिक होने से ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं है। मैं इस लोकप्रिय मान्यता को देखने का एक और नज़रिया सुझाना चाहता हूँ। अगर मैं और मेरी पत्नी एक ज़्यादा बड़ा और आलीशान मकान खरीदने की बात सोचते हैं तो हम जानते हैं कि यह एक संपत्ति नहीं होगी बल्कि एक दायित्व होगा, क्योंकि इससे हमारी जेब से पैसा निकल जाएगा। तो यह रहा मेरा तर्क। हालांकि ज़्यादातर लोग मुझसे सहमत नहीं होंगे, क्योंकि घर एक भावनात्मक चीज़ होती है और जब पैसे का सवाल आता है तो भावनाएं पैसे की समझ को हरा देती है। मुझे व्यक्तिगत अनुभव से पता है कि पैसा हर फैसले को भावनात्मक बना देता है। नंबर 1, जब घर की बात आती है तो मैं यह बताना चाहता हूँ कि ज़्यादातर लोग उस घर की कीमत चुकाने के लिए ज़िंदगी भर काम करते हैं जिसके वे कभी पूरी तरह से मालिक नहीं होते। दूसरे शब्दों में, ज़्यादातर लोग एक घर खरीदने के कुछ सालों बाद दूसरा घर खरीदते हैं और हर बार पहले मकान के लिए जो कर्जे वे लेते हैं उस पर उनके पास हर बार फिर से 30 साल का नया कर्ज हो जाता है। नंबर 2, हालांकि लोगों को मॉर्टगेज पेमेंट पर ब्याज के लिए टैक्स में छूट मिलती है, परंतु वे अपने दीगर खर्चों के लिए टैक्स के बाद मिलने वाले डॉलर का उपयोग करते हैं, अपनी मॉर्टगेज पूरी तरह चुकाने के बाद भी। नंबर 3, प्रॉपर्टी टैक्स। मेरी पत्नी के मम्मी डैडी को धक्का लगा जब उनके घर का प्रॉपर्टी टैक्स $1000 प्रति माह तक पहुंच गया। यह तब हुआ जब वे रिटायर हो चुके थे और इसी बढ़ोतरी से उनका रिटायरमेंट के बाद का बजट गड़बड़ा गया और उन्हें मजबूरन मकान बदलना पड़ा। नंबर 4, मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने अपने घर के लिए कर्ज लिया था। उन्हें $10 लाख से भी ज़्यादा का कर्जा चुकाना है, पर आज उस घर की कीमत $7 लाख से ज़्यादा नहीं है। नंबर 5, सबसे बड़े नुकसान अक्सर गंवाने की वजह से होते हैं। अगर आपका सारा पैसा मकान में फंसा रहता है तो आपको ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ती है ताकि आपका खर्चा चलता रहे। इस दौरान आपके संपत्ति वाले कॉलम में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। अगर एक युवा पति पत्नी शुरुआत में ही अपना पैसा संपत्ति वाले कॉलम में लगाए तो उनके आगे के साल आराम से गुजरेंगे, खासकर उस समय जब वे अपने बच्चों को कॉलेज में भेजेंगे। इस दौरान उनकी संपत्ति भी बढ़ जाएगी और उनके खर्च भी आराम से चलते रहेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि आपका घर आपके बढ़ते हुए खर्च के भुगतान के लिए होम इक्विटी लोन का साधन बन जाता है। संक्षिप्त में, अपना घर खरीदने का फैसला बहुत ही खर्चीला पड़ता है। इसके बजाय बेहतर यह होगा कि जल्द ही इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना लिया जाए। किसी आदमी पर
इसका असर कम से कम 3 तरह से पड़ता है। नंबर 1, समय की बर्बादी, क्योंकि इस दौरान दूसरी संपत्तियों का मूल्य बढ़ गया होता। नंबर 2, अतिरिक्त पूंजी की बर्बादी, जिसे दोबारा निवेश किया जा सकता था, जबकि घर खरीदने के बाद आपको घर से सीधे जुड़े बहुत से खर्चे उठाने पड़ते हैं। नंबर 3, शिक्षा की बर्बादी। अक्सर ऐसा होता है कि लोग यह मानते हैं कि उनके संपत्ति वाले कॉलम में उनका घर, बचत और रिटायरमेंट प्लान आते हैं। क्योंकि उनके पास निवेश करने के लिए पैसा नहीं होता, इसलिए वे बिल्कुल भी निवेश नहीं करते। इस कारण उन्हें निवेश का अनुभव कभी नहीं मिल पाता। ज़्यादातर लोग कभी एक समझदार निवेशक नहीं बन पाते और सबसे बढ़िया निवेश सामान्य तौर पर सबसे पहले समझदार निवेशकों को बेचे जाते हैं, जो बाद में उन्हें सुरक्षित खिलने वाले लोगों को बेचते हैं। मेरे पढ़े लिखे डैडी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट चूहा-दौड़ में फंसे व्यक्ति का सबसे अच्छा उदाहरण है। उनके खर्च हमेशा उनकी आमदनी से ज़्यादा होते थे, इसलिए उन्हें संपत्ति में निवेश करने का मौका नहीं मिलता था। उसका नतीजा यह था कि उनके दायित्व जैसे मॉर्टगेज और क्रेडिट कार्ड के कर्जे उनकी संपत्ति से कहीं ज़्यादा होते थे। मेरे अमीर डैडी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से यह भी पता चलता है कि अमीर लोग और ज़्यादा अमीर क्यों बनते हैं। संपत्ति वाले कॉलम से इतनी ज़्यादा आमदनी होती है कि खर्च आराम से चल जाता है और कुछ पैसा बच भी जाता है। इस बचे हुए पैसे को एक बार फिर से संपत्ति वाले कॉलम में दोबारा निवेश कर दिया जाता है। संपत्ति वाला कॉलम बढ़ता रहता है और इससे होने वाली आमदनी भी बढ़ती रहती है। नतीजा यह होता है कि अमीर लोग और ज़्यादा अमीर होते जाते हैं। मध्यम वर्ग के लोग हमेशा पैसे की तंगी से जूझते रहते हैं। उनकी मूल आमदनी तनख्वाह से होती है और जैसे जैसे उनकी तनख्वाह बढ़ती है, उनके टैक्स भी बढ़ जाते हैं। इसके साथ ही आमदनी बढ़ने पर उनके खर्च भी बढ़ जाते हैं, इसलिए इसे चूहा-दौड़ कहा गया है। यह लोग मानते हैं कि उनका घर उनकी मूल संपत्ति है और इसलिए वे आमदनी दिलाने वाली संपत्ति में निवेश नहीं करते। आज की कर्जदार सोसाइटी 2 बातें मानती है। पहली यह कि खुद का घर एक निवेश होता है और दूसरी यह कि तनख्वाह बढ़ने पर खर्च भी बढ़ना चाहिए या एक ज़्यादा बड़ा घर खरीद लेना चाहिए। बढ़ते हुए खर्च के कारण परिवार ज़्यादा कर्ज में फंस जाते हैं और उन्हें पैसे की और ज़्यादा तंगी का सामना करना पड़ता है। हालांकि वे अपनी नौकरियों में लगातार तरक्की कर रहे हैं और उनकी तनख्वाह लगातार बढ़ती जा रही है। इसे हाई रिस्क लिविंग या बहुत जोखिम भरी जीवन शैली कहा जाता है और इसका कारण यह है कि ऐसे लोग में पैसे की समझ नहीं होती। 1990 के दशक में भारी कटौती से यह बात पता चली कि मध्यम वर्ग पैसे के मामले में कितना असुरक्षित है। सोशल सिक्योरिटी निश्चित रूप से संकट में है और इसे रिटायरमेंट का सहारा नहीं बनाया जा सकता। मध्यम वर्ग में घबराहट का माहौल पैदा हो गया है। आज एक अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर लोग यह बातें समझते हैं और इसलिए उन्होंने म्यूचुअल फंड खरीदना शुरू कर दिया है। निवेश में हुई बढ़ोतरी के कारण ही हमने स्टॉक मार्केट में इतनी तेज़ी देखी है। आज मध्यम वर्ग की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए नए म्यूचुअल फंड बनते जा रहे हैं। म्यूचुअल फंड इसलिए लोकप्रिय है क्योंकि वे सुरक्षा के प्रतीक है। औसत म्यूचुअल फंड खरीदने वाले आदमी नौकरी में, टैक्स और मॉर्टगेज चुकाने में, अपने बच्चों की कॉलेज की फीस के लिए पैसे बचाने में और अपने क्रेडिट कार्ड का हिसाब साफ करने में बहुत ज़्यादा व्यस्त है। उनके पास इतना समय नहीं है कि वे निवेश करने की कला सीख सके, इसलिए वे म्यूचुअल फंड के मैनेजर की काबिलियत पर भरोसा करते हैं। साथ ही चूँकि म्यूचुअल फंड कई तरह के निवेश करता है, इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि उनका पैसा ज़्यादा सुरक्षित है क्योंकि यह कई टुकड़ों में बंट गया है या डाइवर्सिफाइड हो गया है। पढ़े लिखे मध्यम वर्ग का यह समूह म्यूचुअल फंड ब्रोकर्स और फाइनेंशियल प्लानर्स के डाइवर्सिफाई सिद्धांत को सही मानते हैं। सुरक्षित रहो, जोखिम से बचो। असली त्रासदी यह है कि पैसे की समझ न होने के कारण औसत मध्यम वर्गीय लोग खतरों का सामना करते हैं। उनके सुरक्षित खेलने का असल कारण यह है कि उनके पास पैसे की तंगी है। उनकी बैलेंस शीट में बैलेंस नहीं होता। उनका संपत्ति वाला कॉलम तो खाली ही रहता है जहां से आमदनी आती है, जबकि उनके दायित्व वाला कॉलम पूरा भरा रहता है। सामान्य तौर पर उनकी आमदनी का इकलौता साधन उनका वेतन होता है।
उनका जीवन यापन पूरी तरह से उनके बॉस पर निर्भर होता है। और जब सचमुच ज़िंदगी में एक बार आने वाला मौका आता है तो ये लोग उस मौके का फ़ायदा नहीं उठा पाते, क्योंकि वे इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इसलिए वे सुरक्षित खेल खेलते हैं, सबसे ज़्यादा टैक्स चुकाते हैं और कर्ज के बोझे से दबे रहते हैं। जैसे मैंने इस खंड के शुरू में कहा था, सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि संपत्ति दायित्व के बीच के अंतर को पहचाना जाए। एक बार आप इनमें फ़र्क समझ ले, इसके बाद आप आमदनी देने वाली संपत्ति खरीदने की लगातार कोशिश करते रहे। यह अमीर बनने की राह पर चलने का सबसे बढ़िया तरीका है। इसे करते रहे और आपका संपत्ति वाला कॉलम बढ़ता रहेगा। अपने दायित्व और खर्चे को कम करने की कोशिश भी करते रहे। इससे पैसा आपके संपत्ति वाले कॉलम में आता रहेगा। जल्द ही आपका संपत्ति वाला कॉलम इतना ज़्यादा मजबूत हो जाएगा कि आप ज़्यादा जोखिम वाले निवेश कर सकेंगे। ऐसे निवेश जिनमें 100% से अनंत तक फ़ायदा हो सकता है। ऐसे निवेश जिनमें $5,000 की रकम जल्द ही $10 लाख या इससे भी ज़्यादा हो जाती है। ऐसे निवेश जिन्हें मध्यम वर्ग बहुत जोखिम भरा मानता है। निवेश जोखिम भरा नहीं है, यह उस व्यक्ति की पैसे की नासमझी है, वित्तीय निरक्षरता है, जो उसे बहुत जोखिम भरा बना देती है। अगर आप वही करते हैं जो सभी लोग करते हैं तो आपको यह चित्र मिलेगा। आय मालिक के लिए काम, व्यय सरकार के लिए काम, दायित्व बैंक के लिए काम। एक कर्मचारी होने के नाते जो घर का मालिक भी है, आपकी नौकरी का पैटर्न सामान्यतः यह होता है। नंबर 1, आप किसी के लिए काम करते हैं। तनख्वाह पर काम करने वाले ज़्यादातर लोग मालिक को या शेयर होल्डर्स को ज़्यादा अमीर बना रहे हैं। आपकी कोशिशों, मेहनतों और सफलता से दरअसल आपका मालिक सफल होता है और उसके रिटायरमेंट में मदद मिलती है। नंबर 2, आप इसे देख पाए इसके पहले ही सरकार आपकी तनख्वाह में से अपना हिस्सा ले लेती है। ज़्यादा कड़ी मेहनत करके आप सरकार को देने वाले टैक्स में बढ़ोतरी करते हैं। ज़्यादातर लोग जनवरी से मई तक सिर्फ सरकार के लिए काम करते हैं। नंबर 3, आप बैंक के लिए काम करते हैं। टैक्स चुकाने के बाद आपका सबसे बड़ा खर्च आमतौर पर अपना मॉर्टगेज और क्रेडिट कार्ड का कर्ज चुकाना होता है। अगर आप सिर्फ ज़्यादा कड़ी मेहनत से काम करते जाए तो समस्या यह है कि तीनों ही मामले में आपकी ज़्यादा मेहनत से किसी और को ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। आपको यह सीखना चाहिए कि आपकी ज़्यादा मेहनत से किस तरह आपको और आपके परिवार को सीधा फ़ायदा मिल सकता है। अगर आप यह फैसला कर भी लें कि आप अपने काम से काम रखेंगे, फिर भी आपको यह नहीं पता होगा कि आपके लक्ष्यों को किस तरह से निर्धारित किया जाए। ज़्यादातर लोग अपने प्रोफेशन को बनाए रखना चाहते हैं और अपनी तनख्वाह के सहारे ही संपत्ति बनाना। जब उनकी संपत्ति बढ़ती है तो वे किस तरह अपनी सफलता का आकलन करते हैं। कब कोई आदमी यह महसूस करता है कि वह अमीर है, कि उसके पास दौलत है। संपत्ति और दायित्व की मेरी अपनी परिभाषा है कि की तरह दौलत के बारे में भी मेरी अपनी परिभाषा है। दरअसल मैंने इसे बकमिस्टर फुलर नामक व्यक्ति से सीखा है। कुछ लोग उसे नीम हकीम कहते हैं और कई लोग उसे एक जीता जागता जीनियस कहते हैं। सालों पहले सभी वास्तुविद इसलिए हैरान हो गए थे क्योंकि 1961 में उसने जियोडेसिक डोम के पेटेंट के लिए आवेदन किया था और इस आवेदन में फुलर ने दौलत के बारे में भी कुछ कहा था। पहले तो उसका ठीक मतलब समझ में नहीं आया था, पर उसे कई बार पढ़ने के बाद उसका मतलब समझ में आने लगा। दौलत किसी आदमी की वह योग्यता है जिसके सहारे वह आगे आने वाले इतने दिनों तक जिंदा रह सकता है। यानी अगर मैं आज काम करना बंद कर दूं, तो मैं कितने समय तक जिंदा रह सकता हूँ। यह नेट वर्थ की तरह नहीं है जो आपकी संपत्ति और दायित्व के बीच का अंतर है। हर व्यक्ति को लगता है कि उसके पास जो सामान है वह बहुत कीमती है, परंतु इस परिभाषा में सचमुच सही आकलन किया जा सकता है। मैं अब आकलन कर सकता हूँ और सचमुच जानता हूँ कि आर्थिक रूप से आज़ाद होने के मेरे लक्ष्य संदर्भ में मैंने कितनी तरक्की कर ली है। हालांकि नेटवर्थ में ऐसी चीज़ें भी आ जाती है जिनसे पैसा नहीं आता, जैसे वह वस्तु जो आपके गैरेज में खड़ी है। दौलत का सीधा सा हिसाब यह है कि आपका पैसा कितना पैसा बना रहा है और इसलिए आप आर्थिक रूप से कितने दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। दौलत दरअसल संपत्ति के कॉलम की कैश फ्लो के दायित्व वाले कॉलम के साथ तुलना है। एक उदाहरण लें, यह कहे कि मेरे पास हर महीने में
संपत्ति वाले कॉलम से $1000 का कैश फ्लो है और मेरा खर्च हर महीने $2000 है। मेरे पास कितनी दौलत है? अब हम बकमिस्टर फुलर की परिभाषा की तरफ चले। उनकी परिभाषा के हिसाब से मैं कितने दिनों तक जिंदा रह सकता हूँ? अगर हम एक महीने में 30 दिन मान ले तो इस परिभाषा के हिसाब से मैं 15 दिन तक जिंदा रह सकता हूँ। जब मैं अपनी संपत्ति से हर महीने $2000 का कैश फ्लो हासिल करने लग जाऊँगा तो मैं दौलतमंद हो जाऊँगा। हालांकि मैं अमीर नहीं हूँ, परंतु मैं दौलतमंद ज़रूर हूँ। हर महीने मेरी संपत्ति से मुझे जो आमदनी मिलती है वह मेरे महीने भर के खर्च के लिए काफ़ी होती है। अगर मैं अपने खर्च को बढ़ाना चाहता हूँ तो मुझे इसके पहले अपनी संपत्ति से आने वाले कैश फ्लो को बढ़ाना होगा। यह ध्यान रखें कि इस बिंदु पर मैं अपनी तनख्वाह पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं हूँ। मैंने संपत्ति वाले कॉलम को भरने में जी तोड़ कोशिश की थी और मैं इसमें सफल भी हुआ था, जिसके कारण आज मैं आर्थिक रूप से आज़ाद हो गया हूँ। अगर मैं आज अपनी नौकरी छोड़ भी दूँ तो भी मेरी संपत्तियाँ से इतना कैश फ्लो आता रहेगा कि मेरा खर्च आसानी से चलता रहेगा। मेरा अगला लक्ष्य यह होगा कि मेरी संपत्तियों से आने वाली अतिरिक्त कैश फ्लो को फिर से संपत्ति वाले कॉलम में निवेश कर दिया जाए। मेरे संपत्ति वाले कॉलम में जितना ज़्यादा पैसा आता है, मेरा संपत्ति वाला कॉलम इतना ही बढ़ता रहता है। मेरा संपत्ति वाला कॉलम जितना ज़्यादा बढ़ता है, वहाँ से उतना ही ज़्यादा कैश फ्लो आता है। और जब तक मैं अपने खर्च को आने वाले कैश फ्लो से कम रखता हूँ, तब तक मैं ज़्यादा अमीर बनता रहूँगा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि मेरी आमदनी शारीरिक मेहनत से नहीं बल्कि दूसरे जरिए से हो रही है। जब तक पुनर्निवेश की यह प्रक्रिया चलती रहती है, मैं अमीर बनने की राह पर तेज़ी से चलता रहूँगा। अमीरी की असली परिभाषा देखने वाले की निगाह में होती है। आप कभी अत्यधिक अमीर नहीं हो सकते। इस आसान सबक को याद रखें। अमीर संपत्ति खरीदते हैं, गरीब केवल खर्च करते हैं। मध्यम वर्ग दायित्व खरीदता है, परंतु यह सोचता है कि वह संपत्ति खरीद रहा है। तो किस तरह मैंने अपने काम से काम रखा? इस सवाल का जवाब क्या है? मैकडॉनल्ड के मालिक की बात सुने। अध्याय 3 पूर्ण हुआ। अध्याय 4 के लिए बने रहे हमारे साथ।